एक बहुत पुरानी गज़ल है मेरे लिखी हुई 2010 की। अब उतना सुर तो दिनेश जी जैसा नहीं है लेकिन इस महफिल में छुप जाने को, इस महफिल में छुप जाने को काश कोई बहाने होते। इस महफिल में छुप जाने को शायद कोई बहाने होते। सबके सब पहचाने होते, बस हम ही जाने होते। इस महफिल में रिश्ते नाते प्यार मुहब्बत सबको तोले दौलत शोहरत। रिश्ते नाते प्यार मुहब्बत सबको तोले दौलत शोहरत। मोल अलग होते इनके जब अपने ही पैमाने होते। इस महफिल में मेला लगा हुआ है हर सू, मेला लगा हुआ है हर सू। जिस्म नहीं मबलूस मबलूस कपड़े। मेला लगा हुआ है हर सू, जिस्म नहीं मबलूस अहम है। जिस्म तरह से जाते सब थे, जिस्म तरह से जाते सब थे। जब उनको पहनाने होते, जब उनको पहनाने होते। ठंडी ठंडी रात न होती, ठंडी ठंडी रात न होती। काल अगर आफात का होता, काल अगर आफात का होता। दिन में दिए जलाने होते, दिन में दिए जलाने होते। खद्दो खाल बदल गए सारे, सब अपने गाने हो गए। खद्दो खाल बदल गए सारे, सब अपने गाने हो गए। रस्म वफा हमसे कायम है, रस्म वफा हमसे कायम है। वरना सब बेगाने होते, वरना सब बेगाने होते। आचार करो आ गई संहिता, आचार करो आ गई संहिता। कुछ आकर्ष नहीं है इसमें, खलक खुदा का रहा कहाँ अब। सब कुछ तो मनमाने होते, सब कुछ तो मनमाने होते। इस महफिल में छुप जाने को शायद कोई बहाने होते। सबके सब पहचाने होते, हम ही
बस अनजानी होते। धन्यवाद। तो अभी शुरू हो गया है और अभी के सत्र में दोबारा लोग बोल सकते हैं, और दिल्ली वाले लोग 5:35 में उन लोग की ट्रेन है। दिल्ली वालों के पास थोड़ा समय कम रहता है, आज यहाँ थोड़ा देरी से जा भी रहे, थोड़ा फल, लेकिन उनके पहले हमको फैसला निर्णय कुछ करके जाना है, उसके बाद और उसके विस्तार की चर्चा हम लोग अभी बाद में करेंगे। इस कारण से दिल्ली जाने वाले साथी या आज शाम को जाने वाले साथी जो 5 बजे के आसपास है वो पहले बोल लेंगे, और जो बातें आई हैं अब निष्कर्ष के रूप में, निर्णय के रूप में क्या करें, वो बात पर हम उस दिशा में चर्चा करेंगे। पिछले चर्चा में किन्होंने गलत बोला था, किन बात से आपत्ति, किन से सहमति थी, क्या होना चाहिए, उस पर केंद्रित नहीं रहेंगे। तब हम लोग उस पर केंद्रित अगर होना होगा तो निर्णय के बाद वाले पर उस आदमी ने ऐसा नहीं कहा था, ऐसा कहा था वाला जो करना है करेंगे। अभी की जो बात आ रही है कि 7-8 लोग को छोड़ के, मैंने 7-8 लोग का सीधे सीधे लिखा हुआ आया है, प्रथम प्राथमिकता इतना समय, अमुक समय, ये सब लिखा हुआ है, और कुछ विषय भी आया है, लेकिन सारे लोग का लिखा हुआ नहीं आया है। 2-3 लोग बोले भी हैं, लेकिन अधिकांश बहुत सारे लोग नहीं भी बोले। तो ये एक मूल्यांकन तो ये भी है कि हम लोग वो स्पष्टता भी, जो स्पष्टता होनी चाहिए कि हम कितना समय दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे, और भी बहुत सारे लोगों में शिविर में जो शामिल हुए हैं उनके में भी नहीं है, या असल है कि यहाँ चर्चा में सहभागिता तो है, लेकिन आगे के लिए कोई खास या निश्चित जुड़ाव बता दें, ये भी संभव नहीं है, तो चलता रहेगा। हमको ये लगता है कि जो आई हैं उसमें कुछ बातें जो एक तरह से तय जैसी हैं, 2-3 बात रखें, और उसके बाद ये करते हैं कि कॉमन जो कुछ बात है जिन पर हम कर सकते हैं काम। देखिए, सांप्रदायिकता यानी फांसीवाद, जिसमें सांप्रदायिकता और तानाशाही दोनों वाला हिस्सा है, वो तो हमारा कंटिन्यूअस कार्यक्रम है, उसी के लिए बना ही है, तो वो कंटिन्यूअस किसी न किसी रूप में चलता रहेगा, उसके कई डायमेंशन होंगे। लेकिन कुछ और चीज़ों पर जो करने की ज़रूरत है और जिस पर कार्य समूह बनाने की ज़रूरत होगा जो है, उसमें लोग अपना बता सकते हैं कि इस तरह के एक्शन ग्रुप बनेंगे या रिस्पॉन्स टीम बनेगी, तो उसमें उनकी क्या पहल अपनी लेंगे बताना पड़ेगा। कुछ लोगों ने बताया है, तो उसमें सीधे जुड़ जाएंगे। हमको लगता है पहला उसमें है कि एक तो है कि रोजगार वाला संदर्भ में हमारा एक कहना था कि सबको रोजगार, स्वास्थ्य, सबको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार एक कॉलम में आना चाहिए था, ये ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन स्वास्थ्य और शिक्षा और रोजगार को एक साथ लेने वाला कोई समूह का प्रस्ताव नहीं आया कि अच्छा वो जीवा हम ले सकते हैं। लेकिन रोजगार वाले संदर्भ में लखनऊ की जो टीम है, जो उसके लिए वो रोजगार वाले मुद्दे पर काम करेंगे, कई जगह पे पहले से हम लोग के आते होने के पहले से जा भी रहे हैं। 2 लाइन का प्रस्ताव भी सम्मानजनक रोजगार या नौकरी वाले प्रस्ताव पर, और इसके लिए देश भर में संवाद, ये एक है। तो हमारे साथ ही है, हमारे साथ का कार्यक्रम है, और उस कार्यक्रम के साथ हम हमारे साथ वो हमारा कार्यक्रम रहेगा। ये हम लोग एक एक्शन ग्रुप कर रहे हैं, जिसमें लखनऊ की टीम या लोग का नेतृत्व या लखनऊ की टीम में। दूसरा है कि चुनाव सुधार वाला लगातार एक चर्चा आती रहती है, उसमें एक कि CFD के साथ मिलकर, CFD में हमारे साथ ही शशि जी, दीपक जी सब है, और चुनाव सुधार एक आवश्यक विषय है। तो चुनाव वाले सुधार पर जो होगा हम लोग CFD के साथ मिलकर काम करेंगे। उसका एक्शन ग्रुप में हम लोग इसमें हमारे साथ के हिसाब से रहेंगे तो शशि जी और दीपक जी वगैरह रह सकते हैं। ऐसा लगता है कि महिलाओं वाले इशू पर और शिक्षा और स्वास्थ्य वाले इशू पर ये 4 जगह का एक 4 एक्शन ग्रुप तो अवश्य बनना चाहिए, और जिसमें 2 की बात आई है। और एक और है सहमना संवाद, जो आनंद जी अपना अलग से दिया है, पहली प्रायोरिटी उनकी ये है। और ऑनलाइन को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि अभी चलने फिरने की स्थिति नहीं है, लेकिन पूरा समय, सप्ताह में एक लंबा समय, सबसे बड़ा समय यही देने के लिए वो लिखे हैं। और सहमना संवाद वाला है, एक बात है कि लोगों से
संवाद किया जाए, सहमना शक्तियाँ हैं उनसे, उनके साथ बैठने का काम किया जाए। तो इसके लिए एक रिस्पॉन्स ग्रुप बनना चाहिए, यानी 5 मेरा हुआ रोजगार, चुनाव सुधार, तीसरा महिला हुआ, चौथा शिक्षा और स्वास्थ्य, और 5वां सहमना संवाद। ये 5 एक्शन ग्रुप तो अभी और कई हम लोग की सलाहें हैं, लेकिन ये 5 पर हमको लगता है कि ये अनिवार्य रूप से है, जिसमें 2 तो तुरंत संभव है, तो इस पर होना चाहिए। अब इस पर और सिद्धांत के स्तर पर हम लोगों ने प्रस्ताव मान्य किया है, अभी हो चाहे नहीं हो, हमको लगता है मान्य कर लेना चाहिए कि संयोजक मंडल का औसत एज घटे। लेकिन कैसे घटे, क्या घटे, कब घटे, अभी घटे या बाद में घटे, वो थोड़ी जटिल प्रक्रिया है, तो इसके बाद हम लोग कर सकते हैं, लेकिन सैद्धांतिक रूप से इसको मानने में कोई दिक्कत नहीं है हमको लगता है। और 2-3 युवा हमारे साथ हैं, तो उनको तो वहाँ शामिल करना चाहिए और मुख्य भूमिका में भी हैं, तो सोचने की बात है। तो ये 5 बातें हैं, उसके अलावे और कुछ बातें हो सकती हैं जो सहमति की दिशा में आ सकती हैं। ये ध्यान देते हुए पिछली चर्चा के साथ हम लोग बात आगे बढ़ाएं, और जो लोगों को बोलना है वो लोग बोले, कहिए कि थोड़ा सा और कम्पैक्ट करके बोलना पड़ेगा इस बार, एकदम तब ज़्यादा सही तरीके से हम लोग निष्कर्ष पर पहुँच पाएंगे। अशोक जी रिपोर्टिंग लिख रहे हैं, और जब भी उनको लगेगा कि डिसीजन वाले मामले में या कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, तो आप पूछ लीजिएगा, बल्कि इधर आ जाइए तो ज़्यादा अच्छा है। वहीं साहब की आवाज़ ही नहीं आएगी। तो अब इस पर शुरुआत करता चर्चा की, और 2 बोलने वाले हैं, सुशील जी एक बोलने वाले पिछली बैठक में बोले थे, और यहाँ पर बोले थे बोलने के लिए, हाँ, तो ज्ञानेंद्र, उसके बाद ज्ञानेंद्र, उसके बाद सुशील, उसके बाद क्षितिज, उसके बाद अम्बरीश। लिख लीजिए कोई आदमी नाम लिख लीजिए चारों नाम। अच्छा, शशि जी लिख लीजिए, ज्ञानेंद्र, सुशील, क्षितिज, अम्बरीश और गोविंद जी। जो बातें हैं कॉमन, वहाँ से आने की जरूरत है। उसमें कई बातें हो सकती है कि हमारी बात इसमें शामिल नहीं हुई, तो वहाँ अपने तरीके से वहाँ शामिल अपने आप काम करते रहेंगे, वो दूसरी बात है। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर क्या कॉमन हो सकता है, इसकी बात। 3 दिन की चर्चा से कई विषय से आए हैं, जिसपे लोगों को काम करने की जिम्मेदारियां लेने की जरूरत है, और वो व्यवहारिक यही है कि लोग खुद से जिस विषय में इंटरेस्ट है, जिसमें उनको लगता है कि ये काम बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें अपना नाम ऑफर करें, और उनको ही सीधे लेकर के उस तरह की समिति की जिम्मेदारी दी जाए, ऐसा मुझे लगता है। अगर ऐसे नाम नहीं आते तो बाद में ये कार्य समिति अपने स्तर पर तय कर ले अपनी मीटिंग में, और उसका एक नियोजन करें। लेकिन मुद्दे क्या क्या हैं, उस बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगा। एक तो सांप्रदायिकता को लेकर के, और जो इस देश में एक हिंसा का वातावरण तैयार किया गया है, एक प्रकार का जहर फैलाया गया लोगों के दिमाग को, ये जो प्रक्रिया चली है, इसको बदलने की दृष्टि से एक बहुत सघन कार्यक्रम लेने की जरूरत है। और एक बहुत रचनात्मक कार्यक्रम हो सकता है कि देश के जो मानवता के जो महान नेता या नायक रहे हैं, नायिकाएं रही हैं, और इसके साथ साथ जो वैज्ञानिक हैं, जो दुनिया में सैकड़ों सालों से विभिन्न क्षेत्रों में मानवता के तमाम संकटों के निराकरण करने के लिए तमाम सारी खोजें की है, उसने अपना जीवन लगाया है, लेकिन वो गुमनाम है। उनको कोई नहीं जानता है समाज में, उनके नाम भी नहीं जानते हैं, बाकी उनके चेहरा और बाकी हिस्ट्री को नहीं जानते हैं। एक काम इसकी जरूरत है बहुत कि इन सबके जीवन परिचय, संक्षिप्त जीवन परिचय की एक छोटी सी बुकलेट प्रकाशित करनी चाहिए, और उसका विक्रय और वितरण घर घर लेने का एक सघन कार्यक्रम चलाना चाहिए कि लंबे समय तक चलेगा। मुझे लगता है यही कार्यक्रम है जिस बारे में हम मासेस में बड़ी संख्या में लोगों तक जाने का एक कार्यक्रम ले सकते हैं। दूसरी बात मुझे लगती है कि इस सरकार के शासनकाल में जो संविधान विरोधी और जन विरोधी आर्थिक नीति, ये जो मुहिम इसने चलाई है कानून के स्तर पे और दमन के स्तर पे, क्रियान्वयन के, उसमें सारी चीज़ें आती हैं, चाहे नोटबंदी से लेकर के जीएसटी से लेकर के सारे ही विषय हैं। शिक्षण संस्थाओं के फंड बंद करना, प्राइवेटाइज करना, मेडिकल फी में लाखों करोड़ों रुपए का प्राइवेट मेडिकल फी और मेडिकल कॉलेज स्थापित करना, ये सारी चीज़ों को जोड़ते हुए, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, सभी को नहीं बता रहा हूँ,
सबको जोड़ते हुए जबरदस्ती भू एक्वायर करना है, जबरदस्ती किसानों की सहमति नहीं है वो एक्वायर कर रहे हैं। जिस तारीख पे किसानों की जमीन एक्वायर की जा रही है उस तारीख की रेट में और इसके 2 महीने के बाद रेट में सैकड़ों गुना का भाव का फर्क है। ये सारे एक तरह के लूट और शोषण का सवाल है। और वन क्षेत्र में जो जमीनें हैं, जो प्राकृतिक संपदाएं हैं, उसको मनमाने ढंग से लीज देने का सवाल है। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिसमें से मुद्दे निकलते हैं। इन सबको जोड़ा जाए और इन सबको जोड़ करके एक कमेटी ऐसी बने जिसकी रुचि है कि इस काम को आगे बढ़ाएं। बहुत डिटेल में नहीं, लेकिन उसका फॉलो हमारे सामने आएगा तो आगे की बैठकों में हम लोग और आगे बढ़ेंगे। तीसरा है कि सांस्कृतिक सेल हमारा जो है वो उस काम को अपने हाथ में ले, जाति उन्मूलन, अंतर्जातीय विवाहों का आयोजन, इसके अतिरिक्त युवाओं में एक तरह के वैक्सीनेशन का काम, टीकाकरण का काम, नशीकरण का काम, सांप्रदायिक शक्तियाँ उसको किसी वायरस से इन्फेक्ट कर सके इसके पहले कैसे बच्चों को हम मानवता और विज्ञानवाद का ये 2 टीकों का टीकाकरण हम कर सकें, यह एक कार्यक्रम हमको लेना चाहिए और इसका कार्यक्रम बनाना चाहिए। और ये एक हमारे कार्यक्रम का भाग रहेगा, जहाँ जैसा संभव होगा ये चलता रहेगा, लेकिन ये चीज़ को हमको लेना पड़ेगा। अगला कार्यक्रम हमारा ये रहेगा कि जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, संगठन हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको बचाना और उनके संकटों में हमें सक्रिय रोल अदा करना। इसका डिटेल आप समझिए, इसका बहुत टाइटल के रूप में मैं इसको बता रहा हूँ। ये कार्यक्रम हमको ये लेना चाहिए। और युवा, शिक्षा, रोजगार और इन प्रश्नों पे हमको जो है बड़े आंदोलनों की जरूरत है। उसके बारे में हम लोग एक अपना एजेंडा समझें और उसमें जो साथी इस काम में लगे हैं उनको लेकर के इसकी समिति बने, इस काम को करें। समन्वय के लिए हमको 3 स्तर पर काम करना पड़ेगा। अगला जो हमारा होगा 6वां होगा, वो समन्वय के स्तर पे हमें 3 काम करने पड़ेंगे। एक तो अपने लोगों से समन्वय, अपने लोगों का मतलब कि जो हमारे बीच के ही हैं, कभी थे अलग हुए हैं या कभी साथ में नहीं आए लेकिन एक तरह का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ एक संवाद के लिए प्रक्रिया चल रही है। हम सभी लोग हैं इस काम को। और 2 तरह के समन्वय के लिए हम लोग एक 2 टीम या एक टीम बनाए। एक तो ये है कि जो विभिन्न आंदोलन और संस्थाएं और संगठन जो अभी तक हमारे रेंज में नहीं है, उनके साथ संवाद की प्रक्रिया चले और इसके अतिरिक्त विभिन्न राजनीतिक दलों से संवाद की प्रक्रिया चले। ये 2 प्रक्रियाओं के लिए, बातचीत के लिए हमको एक टीम बनाने की जरूरत है। जो लोग आज यहाँ राजनीतिक भूमिका लेने के पक्षधर हैं, वो सीधे इस काम में लगे और आगे उसकी रिपोर्ट आएगी, उसके डेवलपमेंट के आधार पर हम थोड़ा आगे चल सकेंगे। लेकिन दलों से भी, राजनीतिक दलों से भी, जो बीजेपी के विरोध में जो भी राजनीतिक दल हैं, उन दलों से सीधे संवाद कर एक रीजन में नहीं, देश के सारे राज्यों में, ईस्टर्न, आसाम, अरुणाचल, मणिपुर से लेकर के केरल तक और ऊपर कश्मीर तक सभी राज्यों में इस तरह के काम करने की जरूरत है। तो वो काम के लिए ज़्यादा नहीं, लेकिन जिनको राजनीतिक क्षेत्र में इंटरेस्ट है और जिन्होंने यहाँ पे बोला भी है, उनको शुरुआत कर देनी चाहिए इसकी कमेटी बना करके इस काम को करें। और एक और महत्वपूर्ण काम है, जो पहला जो मैंने बोला था उसी के महत्व का काम है, स्वास्थ्य और लोगों को भोजन में जो तमाम सारे खाद्य हैं वो कैसे विष रहित मिल सके, और पानी का सवाल, इन सवालों को लेकर के हमको मध्य वर्ग में काम करने की जरूरत है। वो सीधे क्रांति के दूसरे मुद्दों पर नहीं जुड़ेगा, लेकिन आज वो अपने स्वास्थ्य को लेकर के बहुत जागरूक है और ये सरकार पूरी व्यवस्था, ये पूंजीवादी व्यवस्था लोगों के जीवन को भी प्रदूषित करने का काम कर रही है। और सर्विस करके आने के बाद 2 गिफ्ट लोगों को साथ में ला रहे हैं, एक तो बीपी और एक शुगर का। ये कंपलसरी हो गया सर्विस, चाहे वो कंपनी की सर्विस कारपोरेट की करके आ रहे हों, चाहे सरकारी नौकरी करके आ रहे हैं। लेकिन बीमारियों का एक भंडार होता जा रहा है, ये पूरी जीवन पद्धति बन रही है। इसलिए बड़ा वर्ग जो है एक इंश्योरेंस प्लान के माध्यम से एक नया रैकेट उसमें प्रवेश किया है और दवाओं के माध्यम से जीवन चलाने के एक बड़ा हो रहा है। ये एक बड़ा वर्ग, शायद आप एससी बोलिए, एसटी बोलिए, हमारे गोविंद चौहान जी 85-15 का गणित बताते रहते हैं, लेकिन ये 85 में और 15 में कहाँ आएगा, ये थोड़ा सा अलग से हिसाब लगाएं। लेकिन इस वर्ग में बड़े स्तर पे काम की जरूरत है और उसमें स्वास्थ्य के तमाम सारी जो चीज़ें हो रही हैं उसको लेकर अगर काम होगा तो इसमें से बड़ी संख्या में लोग जंगल को बचाने के लिए भी, क्योंकि जीवन के लिए वो भी जरूरी है,
विभिन्न खाद्य पदार्थों का जो एक मिश्रण हो रहा वो भी जरूरी है। इन सारे सवालों को एक अलग ढंग से काम करने का, और इसके लिए कार्यकर्ता की हमें अलग से जरूरत नहीं है, क्योंकि रुचि के अनुरूप हमारे बीच में, हमारे परिवारों में बहुत सारे लोग हैं जो इसमें रुचि रखते हैं और किसी स्तर पर इस काम को कर रहे हैं, उसको लेकर के किया जाए। आखिर में सबसे अंत में जो है वो फंड के लिए हमको नियोजन की जरूरत है। और चंदे से हमारी काम के आंदोलन की जरूरतों का एक हिस्सा पूरा हो सकता है, लेकिन वो काफ़ी नहीं होगा। हमको अगर लगातार सतत काम करना है तो हमको सोचना चाहिए। बोलते बोलते विभूति जी ने इसमें से कुछ बातें बोली है, मैं सीरियसली मानता हूँ कि उस लेवल पे काम करने के लिए हमारे कुछ लोग लगे जो सिर्फ फंड के सवाल पे काम, उनका जो आंदोलन का काम होगा वो फंड का काम होगा, कलेक्शन होगा, प्रोडक्शन होगा या जिस भी तरह से होगा, लेकिन लोगों के बीच में उस मुद्दे पे जाने की जरूरत है। इतने सारे पॉइंट्स पे हमको एक नियोजन की जरूरत है और लगातार काम करने की जरूरत है, ऐसा मुझे लगता है। कुछ चीज़ें छुट्टी भी होंगी और बाकी अपनी बात यही खत्म करेंगे। धन्यवाद। ज्ञानंद जी ने और उसके पहले मंथन जी ने अपनी बात रखी। मंथन जी की बात से मेरी पूरी सहमति है। उस तरह से एक्शन ग्रुप, कार्य ग्रुप बनाए गए और उसके हिसाब से काम से ज्ञानंद जी ने तो पूरा मैनिफेस्टो ही रख दिया, पूरे क्या क्या होना चाहिए और भी बहुत सारे अर्थात पता। एक बात होती है मेजरेबल, जो हम बात करते हैं या करने जाते हैं वो मेजरेबल होना चाहिए। मतलब कि कौन करेगा, क्या उसका परिणाम निकलेगा, तो कैसे हम उसका आकलन करेंगे। ऐसे कार्यक्रमों को हमको लेना चाहिए। अन्यथा तो सदा सच बोलो, झूठ मत बोलो, नशा मत करो, ये सब बहुत सारी बातें हैं, वो सब हम कर सकते हैं। तो इसलिए मेजरेबल कुछ पॉइंट्स को हम लोग करना चाहिए। मेरी राय में एक बात आगे वो समय वाली बात मंथन ने बताई कि मेरी दो प्राथमिकताएं हैं। एक पहला अपना संगठन एक नंबर पर, और दूसरा लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण के जो भी राष्ट्रीय स्तर के, राज्य स्तर के कार्यक्रम है उसके लिए। समय के हिसाब से 80-20 का मामला है। 20% अपने संगठन के लिए, 80% लोकतांत्रिक राष्ट्र अभियान के लिए, और पूरा समय है। कार्यक्रम के संबंध में मेरा सुझाव है कि अगले 1 वर्ष के लिए हमारा एकमात्र एजेंडा हो सांप्रदायिक फासीवाद, और उसको केंद्र बिंदु में रखते हुए हमको सारे एफर्ट और सारी ऊर्जा और ताकत को लगाया जाना चाहिए। उसी क्रम में बिहार का चुनाव आ रहा है, उसके बाद बंगाल का चुनाव। तो सांप्रदायिक फासीवाद के मुद्दे को जमीन पर उतारने का सबसे प्रमुख मुद्दा बिहार का, तत्कालिक बिहार का और बंगाल का चुनाव है। 1 साल हम इसको फोकस करके काम करें, और सारे कार्यक्रम न करें ऐसा नहीं है, बाकी सारी चीज़ें हम लोग करें, लेकिन ये हमारा एजेंडा 1 साल का होना है। दूसरा है कि जो 2 अक्टूबर से पदयात्रा निकलनी है सर्वसेवा संघ के ध्वस्तीकरण के विरुद्ध में, वो हमारा लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण अभियान का एक प्रमुख कार्यक्रम होना चाहिए, और उसमें पूरी भागीदारी और पूरी तत्परता हमारी होनी चाहिए। और पदयात्रा के अंत में, जब पदयात्रा समापन हो, सर्वसेवा संघ के लोग हैं, हम लोग हैं, सब लोग मिल करके दिल्ली में एक बड़ी आम सभा या सम्मेलन, और वो उसमें एजेंडा वो तो रहे ही जो सर्वसेवा संघ का है। इसके अलावा देश में जो सांप्रदायिक और फासीवाद बढ़ रहा है, इस पर भी एक बड़ा हस्तक्षेपकारी कोई कार्यक्रम के बारे में वहाँ बात है। ये तो तत्कालिक 1 साल के लिए है, और दीर्घकालिक रूप में, जैसा मैंने पहले सेशन में कहा था, दीर्घकालिक रूप से हम लोगों को सोचना चाहिए एक लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण अभियान के द्वारा शिक्षा व्यवस्था शुरू करनी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, प्रोग्रेसिव और धर्मनिरपेक्ष शिक्षा के संस्थान खोलें हम लोग, और जो ताकत हमारी है, जो भी हमारी ऊर्जा है,
उतने में हम एक बड़ा इंस्टीट्यूशन शुरू कर ले, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, और उसका नेटवर्क शुरू करने के बारे में हम लोग गंभीरता से सोचें। ये लॉन्ग टर्म का है, ये कोई तत्काल आज एक साल के लिए, लेकिन इस पर हमको विचार करना चाहिए। जैसा हमने पिछले सत्र में भी कहा था कि युवाओं से जुड़ने का और नए समाज की रचना का एक सबसे बड़ा जरिया ये हो सकता है। और दूसरा, वो जो इंटरनेट जो हम लोग का मीडिया में हस्तक्षेप शुरू हुआ है क्षितिज जी के नेतृत्व में, तो उस पर एक बड़ा हम कोई मीडिया संस्थान खड़ा कर सकें। और अभी एआई का ज़माना है, इंटरनेट और एआई से संबंधित जो भी दायरा है, उस दायरे में लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण अभियान का की जो अब प्लानिंग शुरू हुई है, उसको और व्यापक पैमाने पर और व्यवसायिक स्तर पर भी वो एक्सेप्टेड हो, इस तरह का हम लोग को प्रयास किया जाए। बस इतनी बात। धन्यवाद। एक जो कार्यक्रम हम सोच रहे हैं, तो सोचते हुए मैं वही सोच रहा था कि जो एक वैचारिक और सांस्कृतिक नियंत्रण है समाज का, वो कहीं ना कहीं राइट विंग की तरफ चला गया है, और उनको ज्ञान ज़्यादा होता है, इतिहास की गलत जानकारी होती है, जानबूझ के भी गलत फैलाते हैं। तो हमको नियंत्रण वापस लेने की ज़रूरत है। एक और मुद्दा इससे जुड़ा जो लंबे हैं, इसलिए वो मैं पूरे लंबे नहीं बोल रहा हूँ, कि हिंदुत्व की जो विचारधारा है उसका विरोध बहुत से लोग या तो केवल धर्मनिरपेक्षता से हम करने जाते हैं, या उससे भी हिंदुइज्म और हिंदुत्व में क्या फर्क है ऐसा हम करने जाते हैं, और वो काम नहीं कर रहा है ऐसा मुझे लगता है कि हिंदू धर्म अलग है और हिंदुत्व अलग है। ये समझा के वो नहीं समझ में आता है, क्योंकि शब्द एक जैसे इस्तेमाल किए गए हैं, उनको बहुत गड्ढमड कर दिया गया है। तो उसके खिलाफ हमें जो राष्ट्र निर्माण या राष्ट्रवाद, भारतीय राष्ट्रवाद की बात है, जिसको भारतीयत्व नाम से हम चैनल चलाते हैं, तो वो उसका जवाब हो सकता है ऐसा मुझे लगता है। हिंदुत्व के तुम हिंदुत्व वाले हो, हम भारतीयत्व वाले हैं, तो वो एक एंगल हम ले सकते हैं। कार्यक्रम जो है, तो ये सारे एंगल हमारे कार्यक्रम में आए, और कार्यक्रम एक ही मैं प्रपोज करूँगा, एक पब्लिक और यानी एक एक्चुअल में करने के लिए और एक ऑनलाइन के लिए। तो एक्चुअल करने के लिए ऐसा प्रयोग महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव दोनों में हुआ कि कुछ वक्ता आगे आए और उन्होंने हर शहर में उस विषय को रखा। निर्भय बनो नाम से रखा गया, या तो संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ इस नाम से रखा गया। तो ऐसा कोई हमारा कुछ महत्वपूर्ण विषयों के हम भाषण और वक्ता तैयार करें जो सारे मुख्य शहरों में ये बड़ी सभाएं करें। ऐसी एक ही टीम होनी चाहिए ऐसा नहीं, 2-3 वक्ता लोकतंत्र राष्ट्र निर्माण अभियान के चुने हुए हो, और बाकी वक्ता जो वहाँ के संगठन हैं जो साथ में आके ये प्रोग्राम हमारे साथ कर रहे हैं, जैसे अभी मुंबई में कार्यक्रम लेना है या पुणे में लेना है या दिल्ली में लेना है, जिस भी जयपुर में लेना है, वो संगठन के 1-2 वक्ता हो, 2 वक्ता लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण अभियान के हो, और वो क्या बोलने वाले हैं, वो विषय भी एक हो, वो जो व्याख्यान किया जा रहा है उसका कोई एक नारा हो। जैसा मैंने अभी एक उदाहरण के तौर पर बोला कि संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ, या ऐसा कोई भी लोकतंत्र मजबूत करो, जो भी अच्छा नारा हम सोच सकें वो उसका विषय हो। और वैसे जाहिर सभाएं हम सारे शहरों में आयोजित करें। ऐसा ये जो 2 वक्ताओं की एक टीम हम तैयार करें अच्छे वक्ता बनाकर, वो एक ही टीम होने की जरूरत नहीं है, इससे ज़्यादा टीम हो सकते हैं। और जिस यानी महाराष्ट्र में ये अनुभव था कि जहाँ जहाँ ये कार्यक्रम हुए तो बनाते वक्त अपने आप जो वहाँ के सहमाना संगठन थे उनसे मिलना हुआ, उनसे बात हुई, एक ओकेजन बना कि इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए हम साथ में आते हैं। और उससे फिर वहाँ की एक कमेटी भी बनती गई कि आगे फिर हमने क्या करना है इस बारे में। तो ये कार्यक्रम मुझे लगता है कि जो बहुत अच्छा रिजल्ट हमको लोगों को साथ में जोड़ने के भी काम में आ सकता है, और उसकी फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस ली जानी चाहिए हर कार्यक्रम के पहले, जो वहाँ पे लोकली छप के आए। उसका प्रचार करने के लिए सोशल मीडिया का जैसा हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो करें। तो उसकी भी एक टीम का ट्रेनिंग उसके द्वारा हो सकता है कि सोशल मीडिया द्वारा कैसे ये काम किया जाए। तो ये एक प्रोग्राम अगर हम करेंगे तो अलग अलग तरह के हमको कई रिजल्ट इसके मिल सकते हैं। तो सारे प्रमुख शहरों में भारत के
ये विषय रखा जाए अगले 1 साल में, जितना जल्दी हो सके, और उसके बाद जिला स्तर तक हर जिले में एक प्रोग्राम इस तरह का बड़ा हो रहा है, ऐसा भी किया जा सकता है। तो ये एक मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छा प्रोग्राम हो सकता है। और ऑनलाइन की जब हम बात कर रहे हैं, तो जो भी विषयों को, जो भी समस्याएं, जो भी अभी हम कमेटियां बनाएंगे अलग अलग विषयों पे काम करने वाली, मैं चाहता हूँ वो हर कमेटी एक जिम्मेदारी ले कि हर हफ्ता एक प्रोग्राम हमारा ऑनलाइन होगा ही। आपको बस एक प्रोग्राम ऑनलाइन करना है, बाकी आपके काम जो है वो करने हैं कमेटी ने, पर ऑनलाइन एक प्रोग्राम आपके तरफ से आना ही चाहिए। ये भी अगर आप तय कर लें तो हम लोगों तक बहुत पहुंच पाएंगे, लोगों तक कई बातें जाएंगी। ये सोशल मीडिया वगैरह में हम जितना रेगुलर काम करते हैं और जितना लोग उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, ये दोनों के कारण वो ज़्यादा लोगों तक पहुंचता है। यानी कोई एक वीडियो इतने लोगों तक क्यों पहुंचता है और दूसरा वीडियो ज़्यादा लोगों तक क्यों नहीं पहुंचता, इसका कारण ये है, एक तो हमने रेगुलर काम करने की ज़रूरत होती है और दूसरा उस पर लोगों के रिस्पॉन्स आने की ज़रूरत होती है। तो वो हम बिल्कुल साध्य कर सकते हैं अगर हम सारी कमेटी ये तय कर ले कि ऑनलाइन हम हर हफ्ता एक प्रोग्राम जरूर करेंगे। ये 2 प्रोग्राम मैं प्रपोज करता हूँ। थैंक यू। ये मंथन में जो ठीक है, नोट करिए ना, हो गया, नोट करिए। 5 ग्रुप की जो, उसमें एक ग्रुप और जोड़ना मैं चाह रहा था कि ये बुलडोजर न्याय के जो शिकार लोग हैं, नहीं पूरा सवाल जिस तरह से झोपड़पट्टियों पे पूरा बुलडोजर चल रहा है, गाँवों में भी जो है, और सुप्रीम कोर्ट वगैरह भी उसके खिलाफ में कुछ जजमेंट और कुछ वो दे रहे हैं, लेकिन वो भी सब ये तो मान ही रहे कि ये सब गैर कानूनी ढंग से बसे हुए लोग हैं। उसको चुनौती देनी, ये गैर कानूनी है, आप उनके मौलिक जो अधिकार है उसके ऊपर आपका हनन है, उनको हटाना, उस केस को तैयार करना और उनको और जैसे उन्होंने बोला जो वाराणसी से जो उन्होंने बोला कि वहाँ जाके उनके पास मिल के उनका एक वो भी दे, सांत्वना भी दे, तो वो भी अपने आप में जो है बहुत बड़ा जो है सो काम होगा। और उसके आगे जाके उनको जो बताया गया है वहाँ भी उनको कुछ नहीं दे, जो फ्लैट्स दे रहे हैं उसमें कोई मिल्कियत नहीं दे रहे हैं, उसके बाद भी वो पूरे के पूरे जो है कॉरपोरेशन के चुंगल के नीचे रहते हैं, पैसा भरते हैं, लेकिन उनकी जो फ्लैट देते हैं उनकी स्थिति तो झोपड़पट्टी की स्थिति से बिल्कुल बढ़ता है। तो पूरा उनका केस को रोल करके ये केस जो है एक लॉन्ग टर्म जो है हमारा प्रोग्राम बन सकता है, उसका एक वैकल्पिक हम उसका क्या बहस हो सकती है, ये हम जो कर रहे हैं वो सही है, आप सब मान के चल रहे हैं, तो ये कितना गलत है वो पूरा जो है वैचारिक जो है वो पक्ष भी तैयार करने की जरूरत है, उन लोगों को साथ में लेने की भी जो है ज़रूरत है। दूसरा जो बन सकता है, अभी उसके लिए कितना समय है और बहुत देर हो चुकी है ऐसा लगता है, लेकिन जिस प्रकार वनों पे और वनों की जमीन पे जिस प्रकार ग्राम सभा का और सामुदायिक CFR का जो राइट का जो कानून आया, उसी प्रकार खनिज पे कोयला हो या जो भी खनिज है जिस विस्तार में वहाँ की ग्राम सभा का उसके ऊपर प्रमुख अधिकार रहे, उसकी मंजूरी के बिना कोई खनन का कार्यक्रम चालू ना हो, और कार्यक्रम जो अगर वो मंजूरी देते हैं तो वो भी जो कार्यक्रम हो तो उसकी प्रमुख जो आय जो है इनकम है वो भी उनको मिले, उस दिशा के लिए उसका भी केस हमको तैयार करना चाहिए। लेकिन उसमें लगता है कि मुझे अभी हम बहुत देर हो चुके हैं, काफ़ी बाकी जो हमारे विरोधी थे उससे बहुत आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक कोशिश करनी चाहिए। तो मैंने जब सवेरे बात किया था उसके अलावा बात करूँगा थोड़ा। मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ कि हमको ये जो सांप्रदायिकता का जो विष है वो फैला है, उसको रोकने के लिए यदि हम कोई कमेटी बनाते हैं, स्टडी कमेटी, और वो भाव संस्कार के लिए कुछ एज वाइज 5 साल के नीचे वाले बच्चे, 10 साल के नीचे वाले बच्चे, ऐसे गैप में यदि हम बाल संस्कार साल भर का कुछ प्लान करते हैं तो उससे क्या होगा कि हम सांप्रदायिक को मार सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, और नई पीढ़ी में हम ये ऊर्जा भरेंगे कि साइंटिस्ट विज्ञानवाद कैसा रहेगा और तर्क शुद्ध सत्यता के आधार पर सोचने वाली पीढ़ी हम बना सकें, ये एक सोचना है अपना। दूसरा था एक जाति निर्मूलन का एक फार्मूला ये हो सकता है, एक सुझाव में है कि हम कोशिश करें
माँ बाप से बात करें कि जो बच्चा अभी जन्म लेने का है वहाँ के पेरेंट्स से बात करेंगे और उसका नामकरण जो रहेगा वो उसका नाम, उसकी माँ का नाम, उसके पिता का नाम, इस तरह का यदि वो मानते हैं तो उसकी कोशिश की जाए, सरनेम न रहे उसकी। और दूसरा कि उसकी जो सर्टिफिकेट वगैरह बनती है उसमें उसका जात या धर्म न लिखा जाए, इसके ऊपर थोड़ा सोचना है। यदि ये होता है तो हम लोग व्यापक कम्युनिटी, एक कम्युनिटी बनने की मार्ग में आगे जाएंगे। ये है जाति निर्मूलन के बारे में। और एक सुझाव था कि हम लोगों ने सोचा था कि फुल टाइम वर्कर, तो ये हो सकता है कि हम यदि रेगुलरली हमारा जो डोनेशन है या हम लोगों में से बीच में से डोनेशन आता है या उत्पन्न का 5% के 10% के लिए 1% जो भी तय करें और उसमें से वो ये हर स्टेट में कम से कम एक यदि फुल वर्कर हम बना सकते हैं। फुल वर्कर को एक 10,000 15,000 सैलरी मिलना चाहिए इस हिसाब से, यदि हो सकते तो इसके ऊपर थोड़ा सोचना चाहिए। दूसरा अगर अगला है कि पथपेड़ी या बैंक जैसा पथपेड़ी रहता ना, फंड रेज करेंगे, वो जनता से रहेगा और वो ग्रांट नहीं रहेंगे, तो एक प्रकार से इन्वेस्टमेंट रहेगा वो लोगों का और उसको वो लोगों का ब्याज मिलेगा कम मिलेज। और हमारे जो वर्कर करके जो सामने आएंगे उनको फाइनेंस करके उनके इंटरेस्ट में जो भी उनको ठीक लगे वैसा व्यवसाय के लिए वो हम फाइनेंस करेंगे। ऐसे फाइनेंस की सिस्टम हो सकती है, उसके ऊपर थोड़ा सोचना चाहिए कि उससे क्या होगा कि हमारे वर्कर को लगेगा कि हमको सपोर्ट मिल रहा है और वो हमारे लिए भी काम करेगा, खुद के लिए भी काम करेगा और इस तरह से हमारा एक आधार बढ़ेगा और फाइनेंशियली हम स्ट्रांग भी हो जाएंगे। तो ये है, ये यूट्यूब का जो क्षितिज बता रहे थे उसमें हम ये सोच रहा हूँ मैं कि हमारे अलावा बहुत सारे जो लोग हैं जो यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, जो सरकार के खिलाफ में काम कर रहे हैं, ये फासिज्म के खिलाफ या ये धार्मिकता के आधार पर जो बातें हो रही हैं, जो भी गलत हो रहा है उसके ऊपर चैनल बना रहे हैं, तो उसका रिपीटेशन न हो। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हमारा ये जो इनका भी यूट्यूब हम हमारे नीचे तक कैसे ले जा सकते हैं। जैसे जिला लेवल पे भी आप बोलेंगे कि हमारा एक यूनिट रहेगा वहाँ पे जो यही काम करेगा कि वो आपकी तरफ से जो यूट्यूब आएगा या जो भी मैसेज आएगा वो हम नीचे तक अलग अलग हमारे जो भी ग्रुप्स है उसमें हम पर्कोलेट करेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारा टाइम बचेगा और एक वर्क डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा। अब बहुत सारे लोग कर रहे हैं, आपकी मर्यादा है, आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 2 4 करेंगे, वो तो हर 100 लोग हैं तो उनका फायदा हम ले सकें, ऐसा कुछ नेटवर्क बनाइए। और फिर हमने बात की तो फेडरेशन, हमारा खुद का एक फेडरेशन हो सकता है क्या कि भाई लोकतांत्रिक फेडरेशन ऑफ फेडरेशन ऑफ संस्था या संगठन या जो भी, तो उससे क्या होगा कि हम जुड़े रहेंगे, हमारे प्रोग्राम उनको देते रहेंगे, इस तरीके से कुछ कर सकते हैं तो धन्यवाद। एक तो आप सब लोगों को आमंत्रित करना था, क्योंकि सवेरे भी आनंद जी ने कहा और अभी इन्होंने भी याद दिलाया, ये 2 अक्टूबर से कार्यक्रम है, ये आप सब लोग स्वयं आए, आपने किसी साथी से को भेजे, कितने लोग कब आ सकते हैं, शुरू में, बीच में, अंत में, ये कार्यक्रम आप अभी से बना लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लगभग एग्जैक्टली बता दें कि 2 अक्टूबर से शुरू होकर के लगभग 15-20 अक्टूबर तक ये नवंबर तक चलेगा, करीब 1.5 महीने की यात्रा होगी। एक तो ये आप लोगों का आमंत्रण है। दूसरा जो भाई सुशील जी कह रहे थे विद्यालय यूनिवर्सिटी खड़ी करने की, बहुत संसाधन का काम है, लेकिन मैं ऐसे तमाम संस्थाओं को जो जानता हूँ और 3-4 के साथ में जुड़ा हुआ हूँ, विद्यालय खाली है, चल नहीं रहे हैं, बिल्डिंग बनी हुई है, जमीन है, अब उसके क्या तरीके होंगे वो देख लें। इसके अलावा गांधी के, विनोबा के, जयप्रकाश के, लोहिया के लोगों द्वारा उनके नाम पर तमाम विद्यालय खड़े हैं, तो अगर उन विद्यालयों को रिनोवेट करने या उनके के साथ एक संवाद बनाने का काम करें तो एक बहुत बड़ा काम हो जाता है। जैसे ये थोड़े बहुत नहीं, मैं यूपी का जानता हूँ, कम से कम हजारों ऐसे विद्यालय हैं जो या तो बंद पड़े हैं
या बहुत खराब हालत में हैं, जो वैचारिक रूप से जुड़े हुए हैं। एक तो ये काम अच्छा उन्हें याद दिलाया है, इस काम को कर सकते हैं। तमाम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं जो बंद हैं, अगर उनको थोड़ी हम लोग हिम्मत करें, साहस करें तो उनको भी चला सकते हैं, इससे बात कुछ हो सकती है। तीसरी जो बात है वो किसी ने सुझाव दिया था उसका कि बड़े चुनाव लड़े न लड़े वो बात की बात है, लेकिन एक जगह ऐसी है, हर गांव और हर शहर में वार्ड सदस्य का, तो वार्ड सदस्य का कोई चुनाव नहीं होता है, जो प्रधान होता है या जो वो शहर का होता है अपनी तरफ से नॉमिनेट कर देता है, जिसको नॉमिनेट कर देता है वही हो जाता है। और मेरा अनुभव ये है कि हम लोगों ने सर्वे भी किया, उनकी मीटिंग भी किया। हमारे यहाँ चुनाव होता है। हाँ, नहीं, चुनाव हमारे यहाँ भी होता है, लेकिन उसमें कोई खड़ा नहीं होता है, खड़ा किया जाता है। वो आमतौर पर अपने आप ऐसे ही हो जाते हैं और चुने हुए लोगों को भी ये पता नहीं होता कि वो चुने गए। तो अगर हम इस कोशिश करें हर वार्ड में कम से कम ऑन एवरेज 10 से 15 लोग जो है, 8 से 15 लोग उसके मेंबर होते हैं, लेकिन उनको किसी तरह की रुचि नहीं होती, न मीटिंग में जाते हैं न करते हैं। हम लोगों ने 3-4 गाँव में प्रयोग किया है, वहाँ खासतौर से नौजवानों को खड़ा किया, उनको किया और हस्तक्षेप कर रहे हैं, तो उसके अच्छे परिणाम है। लेकिन उसके दुष्परिणाम भी है कि वो प्रधान के साथ उनका इतना जबरदस्त टकराव है, अधिकारियों के साथ इतना टकराव है कि रोज आए दिन जो है वो मामले खड़े रहते हैं, पंचायत होती है। तो अगर नागरिकता के आधार पर करें तो मेरे ख्याल से पूरे देश भर में ऐसे 25-30 लाख वार्ड मेंबर्स होंगे जो जिनको हम खड़ा कर सकते हैं, और आगे उनकी लड़ाई भी हो सकती है भाई कैसे, अगर आप प्रधान को कुछ खर्चे के लिए कर रहे हैं, वार्ड मेंबर को भी करें, वार्ड मेंबर आखिर क्या करेगा, कैसे अपने खर्चे चलाएगा वगैरह, तो उसकी तरीके सोचे जा सकते हैं अगर ये मुद्दा हो। लेकिन मुझे लगता है कि पॉलिटिकल ट्रेनिंग का और लोगों के इन्वॉल्वमेंट के लिए ये बहुत बड़ा मुद्दा और काम है। और वैचारिक तौर पर भी अगर आप वो जो लोग रह रहे हैं शहरों में, गांव में, अगर उनको हम वैचारिक रूप से ट्रेनिंग दे पाते हैं और अगर हम थोड़ी कोशिश करेंगे तो सरकारी खर्चे पर भी, मेरे कई साथी हैं जो सरकार की ओर से ट्रेनर हो गए, वो करते हैं, बात अपनी कहते हैं भाई सरकार को भी तो आदमी चाहिए, कोई आदमी है नहीं। तो ये काम एक बड़ा है जिसको हम कर सकते हैं। तीसरा काम जो है वो हमारे साथी हैं जो लगातार कर रहे हैं, 2-3 लोग कर रहे हैं, बनारस के साथी हैं, बुजुर्ग हैं लेकिन खुद भी करते हैं। वो रोज सवेरे राष्ट्रीय झंडा लेकर के निकलते हैं, नारे लगाते, अकेले ही निकलते हैं, लेकिन अब वो लगातार निकलते निकलते एक अभ्यास हो गया लोगों का कि 10-15-20 नौजवान उनके साथ जुड़ जाते हैं नारे लगाते हुए, और उससे RSS बीजेपी के लोगों को इतनी खलबली है, कुछ नहीं करते हैं, केवल भारत माता के नारे लगाते हैं। उनको लगता है भाई ये हमारा मुद्दा किसने ले लिया। अब अभी तक वो बता चुके कि जो स्थानीय लोग हैं वो तो छोड़ दिए, RSS और बीजेपी के बड़े नेता भी उनसे मिलने के लिए आ गए कि साहब आप हमारे संगठन में आए, इतना बड़ा संगठन है, आज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वगैरह। तो मुझे लगता है कि अगर ये काम हम लोग एक मुहिम के तौर पर उन्नाव में काम किया था और जैसे RSS शाखा लगती है वैसे लगाते थे, उसका अच्छा परिणाम आया। हम लोगों ने थोड़ा सा इलाहाबाद में किया, लेकिन सातत्य नहीं बन पा रहा है। तो अगर इस कार्यक्रम को लेकर के हम लोग सातत्य बनाए, साल 2 साल 5 साल तक अगर ये लगातार चले, लंबा चले तो और भी अच्छा है। तो ये कार्यक्रम नौजवानों को बहुत आकर्षित, खासतौर से छोटे बच्चों को बहुत आकर्षित करता है। वो अपने आप जो है शामिल हो जाते हैं कि भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो ये जो है, और उसी के साथ जो है हम वहाँ भी कर सकते हैं और उसके साथ कर सकते हैं। मैंने कई जगह प्रयोग करके देखा कि जैसे उनका जय श्री राम चलता है, जैसे ही हम लोग प्रार्थना करते हैं और रघुपति राघव राजा राम करते हैं, आपने देखा टीवी पर भी आया कि कैसे महिला गा रही थी और उसको उन्होंने रोक दिया। तो ऐसे ही अगर हम रघुपति राघव राजा राम का प्रार्थना करते हैं तो उसका भी एक मैसेज चला जाता है। या नहीं तो हम एक मेगा माइक लेकर के या कुछ भी लेकर के गांव में या शहर में या मोहल्ले में अगर रघुपति राघव राजा राम का टेप बजाते हुए भी निकल जाए तो भी हमें प्रयोग करके देख सकते हैं। बहुत बड़ा मैसेज चला जाएगा भाई ये उन लोगों कैसे कर रहे हैं। और
एक मैंने तभी सुझाव दिया, फिर मैं उसको दोहरा रहा हूँ कि जो मैं पिछले कई सालों से, 2 दशक से मैं लगातार इस बात के लिए परेशान हूँ, लेकिन अभी तक मैं उसका कोई हल नहीं निकाल सका कि हम लोगों के साथ मुस्लिम और दलित नौजवान बिल्कुल ही नहीं आए। कैसे उनको जोड़ा जाए, उसके क्या तरीका होगा, किसी के पास कोई सुझाव हो या किसी ने इस तरह का कोई खास प्रयास किया हो, अगर वो बताए तो उस रास्ते को अख्तियार किया जा सकता है। तो हमारे यहाँ तो इलाहाबाद में, बनारस में, जबलपुर में भी ये बहुत बड़ी बस्तियाँ हैं, बड़ी मुश्किल से 4-5 लोगों को जोड़ पाए हैं, लेकिन कोई बड़ी सावधान को नहीं मिली। और अंतिम बात एक सुझाव देते हुए कर रहा हूँ कि हम सब लोग मध्यम वर्ग के या वैसे भी जो सामान्य लोग हैं उनके पास भी वाहन है, और वाहन का पहले 20 साल में 15 साल और 10 साल हो गया, 10 साल के बाद जो है आपका आउट ऑफ डेट हो गया। क्योंकि हम सब जानते हैं, मेरा जो पहला स्कूटर था वो कम से कम 25 या 35 साल चला और कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, हमारे साथी रघुनाथ सिंह गलत इसमें कुछ साथी जानते भी हैं, उनकी गाड़ी जब वो सर्विस करते थे तो सन 1940 के आसपास तब उन्होंने खरीदी थी, और अभी डेथ उनकी हुई है करीब 2000 के बाद। तब तक उसी गाड़ी में करते थे, कोई गाड़ी दिक्कत नहीं थी कभी। और उस गाड़ी से केवल नहीं, वो दिल्ली भी जाते थे और सूरत में उनका बेटा टेम्पो में था, डायरेक्टर था, वहाँ भी उसी गाड़ी से जाते थे। ये जो गाड़ियों का है कि हम आप नहीं चला सकते हैं, वो उसकी डेट एक्सपायरी हो गई, बहुत ही खतरनाक और खराब बात है। अगर हम इसको कैसे किस रूप में उठाएं, हम तो कह रहे हैं कि अगर कहीं जातीय दर्जों पर धरना प्रदर्शन भी करेंगे, उपवास भी करें उसको लेकर कि भाई इस लिमिट को हटाओ, तो भी बहुत लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे। धन्यवाद। इतनी बात आज समापन के सत्र के समय में आना हुआ विशेषता में आ रहा हूँ। मैं हमको आज के हालात क्या करें, कैसे करें। निश्चित रूप से जो ये लोकतंत्र राष्ट्र निर्माण अभियान है, इसके नेतृत्व में सबसे पहले जो देश में किसान, मजदूर, दलित, साहित्यकार, पत्रकार, बड़े वकील, इन तमाम लोगों को एक साथ लेके बैठना चाहिए। हर शहर में ये लोग मिल जाएंगे और राष्ट्रीय स्तर पर एक आवाज होना चाहिए। दूसरा, जो तानाशाही और फांसीवाद जो हावी हुआ है, उन्होंने जो वादे किए मोदी के माध्यम से, तो पूरा 10 साल 11 साल का पूरा लेखा जोखा जनता के सामने हमको बना करके प्रस्तुत करना चाहिए। और तीसरा जो सवाल है वो ये है कि संविधान ही समाधान देता है। तो संविधान से ऐसे के लोग तो सीधे मतलब बाबा साहब से जुड़े हुए प्रभाव थे, लेकिन वो भी भटके हुए हैं। आज संसद में 131 सांसद हैं। यदि SC के लोग भी जैसे अपने सामने लोकसभा में बोला वो खड़े होते तो शायद मोदी को झुकना पड़ता। और चौथा जो सबसे बड़ा अहम सवाल है, जनता ने मोदी को नकार दिया, मोदी टोटल फेल है, 10 साल का रिकॉर्ड अपन देखा है। उसके बावजूद भी EVM के माध्यम से उससे हम अपने चुनाव सुधार करो, हमारे कहने से कोई चुनाव सुधार नहीं हुआ। सबसे पहली बात है कि मोदी को कैसे हटाया जाए। फांसीवाद का जो चेहरा है वो RSS का मोदी के रूप में है, उसको समर्थन कौन दे रहा है। आज समर्थन देने वालों के खिलाफ में हम पूरे देश में कोई शुरुआत करें कि भाई आज देश का आर्थिक रूप से बर्बाद किया है, विदेशी खर्च उसने बढ़ा दिया, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा का सब चीज़ें आप जो कह रहे हो सही है, तो उसका कर्ता धर्ता कौन है जो वो नहीं कर रहा है। तो उसके खिलाफ में मैं सोचता हूँ वो जो उनको समर्थन दे रहे हैं उनको हमको घेरना चाहिए और बिहार से शुरू करें। जिस तरीके से परशुराम मरे उनको घेरने का मैं सोचता हूँ कि जितने देश भर के ऐसे NLPM है, CFP है, किसान संगठन है, मजदूर संगठन है, साथ का उन तमाम लोगों के साथ एक बड़ी मीटिंग हो और एक राष्ट्रीय आह्वान हो कि अब मोदी नहीं चाहिए और उनको समर्थन देने वालों से हम निवेदन करते हैं कि वो तत्काल उनसे अपना समर्थन वापस लें। तो मैं सोचता हूँ कि देश में एक आवाज़ बनेगी और राष्ट्रीय लोकतंत्र निर्माण अभियान के तहत ये कार्यक्रम हो सकता है और हमको ये करना चाहिए। हम सोचते हैं समय बहुत खतरनाक दौर पर मोदी ले गया है और अभी भी वो EDI सबको जुडिशरी का भी हाथ देखो सब बिक गए, तो कुछ बचा नहीं है। तो यदि कुछ करना है तो सबसे पहले जिसने लोया को बर्बाद दिया, सारे जुडिशरी के बड़े बड़े सदस्यों को थ्रेट वो करना और वहाँ उनकी जो नियुक्तियों में भी उनका हेर फेर
सब जगह उनका हित मेहनत है। इसलिए तत्काल रूप से जो समर्थन देने वाले हैं उन समर्थन देने वालों के खिलाफ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक अभियान, किसान, मजदूर, सैनिक, पत्रकार जो आपके पक्ष में हैं उन तमाम लोगों की लिस्ट बना के लें। और मोदी का 10-11 साल का जो वादे किए हैं वो सब खेल है, उनको लेकर के जनता में जाया जाए। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, हम बिल्कुल समापन की ओर पहुँच गए और बहुत सही दिशा में हमने काम किया है। ये जो खाका ढांचा बनाया है जिसमें ग्रुप अलग अलग है, तो अपनी अपनी मर्जी से सब अपना नाम दें। और मेरा ख्याल है कि इसमें ग्रुप काफ़ी हैं और हम चाहें तो फार्मर्स ये ग्रुप का पहला काम तो ये रहेगा कि हम पहले तो स्टडी करें इश्यूज को, सही ढंग से हम इश्यूज रखना शुरू करें, क्योंकि रोजगार का इशू है, इवन फासिलात का। हमारी ज़्यादातर जानकारी उस पर होती है, अखबारों में आता है, टीवी चैनलों पर आता है, उस पर हमारी जानकारी होती है। लेकिन हमें सही लोगों को इकट्ठा करना और सही लोगों को इसमें ग्रुप में लाना, चाहे वो लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण अभियान के सदस्य बनना न चाहे, हाँ, इसको किसी भी तरह अपना सहयोग देना न चाहे, लेकिन अगर उनको लगे कि ये एक ऐसा ब्रिज है कि जिसके माध्यम से हम दूसरे लोगों तक पहुंच सकते हैं, ऐसे लोगों के लिए भी ये खुला होना चाहिए ग्रुप कि आप आके हमारे ग्रुप में काम करिए, कंट्रीब्यूट करिए, ये हमारा ग्रुप है और हम आपको दूसरे लोगों तक पहुंचाएं, दूसरे लोग आपको यहाँ मिल पाएंगे। तो इससे क्या बनेगा कि एक तरह के हार्मनी बनेगी कि लोगों को आपके साथ पूरी तरह ज्वाइन होने की ज़रूरत नहीं, आपकी मीटिंग अटेंड करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन ग्रुप की मीटिंग अटेंड करेंगे, ग्रुप में वो कंट्रीब्यूट करेंगे, ये हमें समृद्ध बनाएंगे। उनको आप ब्रिज प्रोवाइड कर रहे हैं, दूसरे तक पहुंचेंगे। तो इस तरह रोजगार का सवाल है, मैं सोच रहा हूँ कि रोजगार भी इसमें दूसरा इशू, रोजगार में भी रोजगार के क्षेत्र का है कि रोजगार के क्षेत्र खत्म होते जा रहे हैं, कि रोजगार खत्म होने का सबसे बड़ा कारण, और इतना ही नहीं, बेरोजगारी बढ़ती जाने का भी एक कारण है कि जहाँ पहले रोजगार था उस क्षेत्र को आप खत्म कर दोगे, उस क्षेत्र को आप खत्म कर दोगे तो वो दूसरी जगह पर रोजगार ढूंढने आएंगे। तो हमें ये रोजगार का सवाल पूरी अर्थव्यवस्था का सवाल है और इसमें युवाओं का एक बहुत बड़ा इसमें वाइटल स्पेस है। तो ये ग्रुप मैं सोच रहा हूँ कि युवाओं को सौंपना चाहिए। आज आलोक बोल रहे थे, बहुत अच्छा बोले, तो और काम भी कर रहे हैं, तो हमें सीखने को भी मिलेगा, हम भी दूसरों को बता पाएंगे। तो इस तरह से मेरा ख्याल है कि जितने 6 ग्रुप बने हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, हमें सबसे पहला काम तो इन ग्रुपों के लिए काम करने वाले लोगों को ढूंढना चाहिए। यहाँ जो है वो तो ठीक है, हमारा काम यहाँ जो है उसका काम तो कन्वीनर का रहेगा कि मैं इस ग्रुप का कन्वीनर, मैं जानता कुछ नहीं है इस ग्रुप के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में मेरी नॉलेज कम है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि कौन मेरी मदद कर सकता है। तो जो मेरी मदद कर सकता है, ऐसे आदमियों को ढूंढना मेरा काम रहेगा, जो शिक्षा पर काम करते हैं, स्वास्थ्य पर काम करते हैं और पूंजीवाद की शिक्षा, पूंजीवाद की स्वास्थ्य व्यवस्था के खिलाफ जो है, ऐसे लोगों को इकट्ठा करना। तो 6 ग्रुप में अगर हम ऐसे 60 लोगों को इकट्ठा कर पाए तो एक बड़ी ताकत हम पैदा कर पाएंगे। अब मुझे 4, साढ़े 5 बजे मेरी ट्रेन है, मुझे निकलना भी है, थोड़ी देर में मैं निकल जाऊँगा। 3 दिन ऊर्जा के दिन रहे और आप सबकी मेहरबानी से ये नई ऊर्जा लेके जा रहा हूँ, यहाँ से वापस जाऊँगा। और मैं एक बात कहना भूल गया, मैं अपील करता हूँ आप सबको
अभी 8 तारीख तक 4 से 8 पुणे में हमारा कैंपेन टू डिफेंड नेचर एंड पीपल इसका वर्कशॉप था, जिसमें अंबिका जी और मंथन जी मौजूद थे। मैं इस बारे में मैं कुछ खास कहना उचित नहीं समझता, लेकिन मैं मंथन जी से बात सुनेंगे। हम एक आर्थिक वैकल्पिक मॉडल की ओर काम कर रहे हैं कि जिसमें इन लोगों के आधार पर एक नई आर्थिक व्यवस्था का मॉडल हमें सजेस्ट करना चाहिए जो पूंजीवादी व्यवस्था को काउंटर करे। ऐसी आर्थिक व्यवस्था के मॉडल सिर्फ 60 करोड़ लोगों की है ये, और किसी राजनीतिक पार्टी जिस पर काम नहीं करती। तो मैं लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण अभियान को संगठन के रूप में और आप सबको व्यक्तिगत रूप में उस आंदोलन में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूँ, क्योंकि यही एक रास्ता है। जब तक हम इनको, आज की स्थिति ये है कि उनके पास इसका कोई प्रोग्राम है ही नहीं। जो प्रोग्राम है आम आदमी के खिलाफ है। हम अगर ऐसा प्रोग्राम उनके सामने प्रेजेंट करें जिसका इसके पास जवाब न हो तो डिफेंसिव बन जाएंगे। उनको डिफेंसिव बनाना, उसको पीछे हटाना, ये हमारा काम है और आज की स्थिति में ये हमारा धर्म है। धन्यवाद। संजय जी, कि हमारे देश में जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन का अधिकतम हिस्सा युवा से जुड़ा हुआ है। जब हम युवा से जुड़ा है ऐसी बात करते हैं से 51 से तो 2024 तक जो लोकसभा के इलेक्शन हुए हैं उसमें हमारा युवा जो मतदार है, ये युवा मतदार का झुकाव 51 से लेकर तो 2009 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ था। उनका ओपिनियन था 2014 से 19 तक और 19 से 24 तक अगर हम युवा मतदार की बात करें तो 2014 में ये 34% था, 19 में 41 हो गया और 2024 में ये 46%। इससे निष्कर्ष ऐसा निकलता है कि 2013 के बाद जो बीजेपी की सरकार आई है, इस सरकार ने युवा लोगों का जो माइंडसेट है वो बदल दिया और आज इस अवस्था में है। इस युवा को अगर लोकशाही व्यवस्था के अंदर धर्मनिरपेक्षता को प्रमाण मानकर लाना है तो हमें उनके लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा। मेरे पास एक स्टैटिस्टिकल है कि हमारे भारत में का जो मतदान है वो कोटि में है 97%, 97 कोटि। इसमें 1829 में जो एज ग्रुप है उसमें 21.60, 18 से 19 में 1.88, 20 से 32 में 19.74 हमारा कोटा है, ऐसा हम मानते हैं। मगर बात हम 18 से अगर 29 की करें तो ये 50% के आसपास जाता है और ये युवा को
जो एम्प्लॉयमेंट है वो एम्प्लॉयमेंट कितना मिला है, अगर इसकी बात हम करें तो स्वयं रोजगार के माध्यम से सिर्फ 10,201 रुपया मिलता है, स्थायी नौकरी में 15,177 मिलता है और नौकरी करने वाले 7,997 लोग। इसमें स्त्रियों का प्रमाण और पुरुषों का प्रमाण अलग अलग हमें दिखता है। युवा के जो मासिक उत्पन्न की बात करते हैं जी, अभी अंतिम समय हमको निष्कर्ष पर पहुंचना है। हाँ, इसका तो निष्कर्ष यही बता रहा हूं मैं आपको। हाँ, तो एम्प्लॉयमेंट की जब बात करते हैं हम, तो अभी भी हमारा होम डिपार्टमेंट हो, अभी भी 13% जगह है। डिफेंस की बात करें तो 41%, रेलवे की बात करें तो 19%, महसूल की बात करें तो 45% और डाक व्यवस्था की बात करें तो 34%। अरे हमने इतना 91 के बाद प्राइवेटाइजेशन को इतना बढ़ावा दिया कि पूरी व्यवस्था में खराब हो चुकी, फिर वो एजुकेशन हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो या तो कुछ भी। तो इस देश के लिए 1991 से जो प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जो शुरू हुआ है, इससे हमारी नौकरियां चले गई। अभी तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता का बात चल रही है, इससे बेरोजगारी और भी बढ़ेगी। हमारे महाराष्ट्र में भी या तो यूपी में यूनिवर्सिटी टीचर हो या तो कॉलेज का टीचर, उनके हाल क्या है, मजदूरी कर रहे हैं। 2 मिनट में बात अपना नेट सेट के बारे में 2 मिनट। तो बात यह है कि युवा में जो बेरोजगारी है उसका प्रमाण बढ़ रहा है, इसलिए हमें इस माध्यम से इस प्लेटफॉर्म से हमें कुछ आंदोलन की रूपरेखा निश्चित करना पड़ेगा। धन्यवाद। साथियों, मुझे भी 5:35 में ट्रेन है, दिल्ली के लिए तो जाना है, और जितने साथियों का नाम था सभी साथियों ने अपनी बात रख दी है। 3 दिनों तक काफ़ी गहन चर्चा हुई, काफ़ी इंटरैक्टिव सेशंस रहे, जो सहचिंतन शिविर की एक प्रकार से अपेक्षा रहती है। जितने साथियों को अवसर मिलना था सबने अपनी बात कही। कई बार समय की सीमा के कारण मंच से जरूर उनसे निवेदन किया गया कि बात जल्दी खत्म कर दें, लेकिन लगभग सभी साथियों ने इसमें हिस्सेदारी की है तमाम मुद्दों पर। अब पहली बात जो मुझे लगता है कि लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण अभियान एक अभियान के रूप में कार्य करे, जिस उद्देश्य के लिए इसकी रचना हुई थी या जिस उद्देश्य के लिए इसे बनाया गया था बनारस में। दूसरी बात कि इसमें व्यक्तिगत सदस्यता यानी व्यक्तिगत भी सदस्य हैं और विभिन्न प्रकार के सहमना संगठनों का भी ये समूह है, जिससे निरंतर संवाद हो और तमाम जो देश के समक्ष जो महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं उसके लिए काम हो मिल करके। और तीसरी बात, जो बहुत सारे कार्य समूह बनाने, एक्शन ग्रुप्स बनाने की बात हुई है, इसमें लगभग 6 ग्रुप जो हैं लगता है कि तत्काल बने। इसके अतिरिक्त भविष्य में भी ग्रुपों का निर्माण किया जाता है या जा सकता है, जो समय की आवश्यकता होगी। इसमें एक तो जो महत्वपूर्ण जो कॉमन जो ऑब्जेक्टिव था, सांप्रदायिकता, फासीवाद, अधिनायकवाद, ये तमाम एक दूसरों के पूरक हैं। इसके संबंध में एक एक्शन ग्रुप बने। यद्यपि ये राष्ट्रीय अभियान का, लोकतांत्रिक राष्ट्रीय अभियान का ही मुख्य लक्ष्य है, लेकिन फिर भी एक एक्शन समूह इस पर भी बने जो निरंतर इन चीज़ों को लेकर के अन्य विभिन्न समूहों से और संगठनों से और जो भी सहमना संगठन है वो काम करे, और जहाँ भी सांप्रदायिक किसी भी प्रकार की कोशिश होती है वहाँ पे हमारा कुछ न कुछ प्रेजेंस भी हो और प्रतिरोध भी हो। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये देश के समक्ष
सबसे गंभीर चुनौती है। ये देश की एकता और अखंडता को ही खंडित कर सकता है। और आप जानते हैं कि इसी सांप्रदायिकता के कारण जो है देश ने एक विभाजन का दंश झेला था, और वो दंश बार बार जो है वो राजनीतिक कारणों से उठा दिया जाता है। दुखद हुई है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में पार्टीशन स्टडी करके एक ग्रुप बना एक सेंटर बना दिया गया है, और वो जख्मों को कुरेदने के लिए ये बार बार को बताने की कोशिश, कौन जिम्मेदार थे, कौन ये सब साजिशें शिक्षा के क्षेत्र में चल रही है। तो एक तो सांप्रदायिकता, फांसीवाद, अधिनायकवाद, ये तमाम, क्योंकि एक दूसरे के सांप्रदायिक फांसीवाद का चेहरा भारत में है। जर्मनी वगैरह में भी वो सांप्रदायिक फांसीवाद ही था, वो यहूदियों के खिलाफ था, यहाँ अल्पसंख्यकों के खिलाफ है वो, लेकिन चेहरा वही है। और आप जानते हैं कि इसमें एक शत्रु को जो है, जो इस प्रकार के राष्ट्रवाद की बातें करते हैं, जिसमें सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के नाम पे एक धर्म विशेष के राष्ट्रवाद की बात करते हैं, वो एक शत्रु को समक्ष रख देते हैं कि ये देश का शत्रु है, इसी के कारण देश का जो कुछ भी पराभव हुआ है। तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत संघर्ष की जरूरत है, और एक समूह बने, जो साथी इसमें काम करना चाहेंगे वो अपना नाम भी देंगे। मंथन जी और ज्ञानेंद्र जी सब हैं। सोसाइटी फॉर कम्युनल हार्मनी, जो लगभग आज से 35 साल पहले बना था, भागलपुर में जो दंगा हुआ था, उसके बाद कुलदीप नायर वगैरह और तमाम लोग जो हैं, विशंबर दत्त पांडे और तमाम इन लोगों ने मिलाया था और बनाया भी था, वो अभी भी क्रियाशील है। ये जरूर दुखद पहलू है कि हर संगठन थोड़े सुसुप्ता अवस्था में बीच बीच में चले जाते हैं, और नई पीढ़ी जब तक नहीं जुड़ती है तो ये स्थिति आने की संभावना बनी रहती है। तो हम लोग उनसे भी मिलकर काम करेंगे कि सोसाइटी फॉर कम्युनल हार्मनी से मिल करके कैसे सांप्रदायिकता के खिलाफ एक सशक्त जो है प्रतिरोध देश में बने और ये संदेश जाए। रोजगार यानी बेरोजगारी बहुत सारी समस्याओं की जड़। ये आप देखते होंगे कि बहुत सारे हमारे युवा सांप्रदायिक दंगों में, मॉब लिंचिंग वाले मामले में, या तमाम ऐसे मामलों में जो रामनवमी या ऐसे धार्मिक उन्माद पैदा करने वालों में वो युवाओं की बड़ी संख्या है, वही कर रहे हैं। तो ये बेरोजगारी का सीधा संबंध है। और जो संसाधन ये पूंजीपति क्रोनी कैपिटलिज्म के कारण और जो ऐसी दक्षिणपंथी ताकतें हैं, वो उनको पैसे से भी हेल्प करती हैं, और ताकि वो इस तरह की कोशिशें करें। तो रोजगार अगर है नहीं तो निसंदेह कुछ पैसा मिल जाए तो फिर, और जो धर्म का एक प्रकार से प्रदूषण है दिमाग में, वो तो भर ही दिया जाता है। तो वो इस प्रकार के, तो हमें रोजगार की समस्या पे बहुत गंभीरता से कि कैसे सबको रोजगार मिले, कैसे सबको बिल्कुल सम्मान पूर्वक, जिसको कहते हैं कि राइट टू लाइफ में राइट टू डिग्निटी जो है, सम्मान के साथ जीने का, और वो बिना अच्छे रोजगार के लोगों को सम्मान के साथ जीने के वो हो नहीं सके। इस पर बहुत युवाओं की बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन ग्रुप बने। आलोक जी ने बहुत सारे प्रस्ताव दिए, उन्होंने कहा है कि वो इस तरह के आयोजन करना चाह रहे हैं और कर भी रहे हैं निरंतर। मुझे लगता है कि इस तरह के युवाओं का एक एक्शन समूह बने जो सीधे सीधे बेरोजगारी की समस्या और बेहतर रोजगार कैसे दे उस पर काम करे। तो जो और साथी उसमें जुड़े, लेकिन एक समूह पूरी तरह से इस पर काम करने के लिए बने। एक और जो सवाल है स्वास्थ्य और शिक्षा का, देखिए स्वास्थ्य और शिक्षा, स्वास्थ्य की शिक्षा यानी हेल्थ एजुकेशन, और दूसरी तरफ जो शिक्षा जो इन जनरल है या फिर जिसमें स्पेसिफिक एजुकेशन तमाम, तो इस पर तो हम लोग काम करें, एक एक्शन ग्रुप काम करें, लेकिन इसमें शिक्षा का जो सांप्रदायिकरण होगा, बहुत तेजी से सेफ्रनाइजेशन या धार्मिकरण करने की कोशिश हो तमाम संस्थाओं को। जैसा मैंने आपसे निवेदन भी किया कि दिल्ली विश्वविद्यालय के मेरे कॉलेज के बगल में एक गर्ल्स कॉलेज में प्रिंसिपल जो है सारे कॉलेज के कमरों को गोबर से पोत रही है। सोचिए कैसा समाज बनने वाला है। और क्या क्यों, तो गाय माता है और गोबर जो है पवित्र, तो उसमें पता नहीं वो गाय का गोबर और भैंस का गोबर और बैल का गोबर वो अंतर करते हैं कि सारे गोबर को गोबर ही कर देते हैं और देश को ही गोबर कर दें। तो ये कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस पर लेकिन फिर भी साथ हम लेकर के जो है इस पर काम कर सकते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य एक एक्शन ग्रुप वो बने। जैसा कि साथी मंथन ने कहा भी, इलेक्शन रिफॉर्म नहीं है वो, इलेक्शन एंड पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, क्योंकि ये पूरक हैं।
राजनीतिक पार्टियों को बिना आप रिफॉर्म किए कुछ इलेक्शन रिफॉर्म कर भी देंगे, फिर वो पार्टी सत्ता में रहेगी और उस पार्टी के द्वारा जो किस प्रकार से टिकटों को बेचा जाता है, अपराधियों को दिया, क्या नहीं किया, सांप्रदायिक, जाति और पता नहीं तमाम। तो मुझे लगता है कि इलेक्ट्रल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म ये करके एक एक्शन समूह बने, CFD भी इस पे काम करे। अभी 19 और 20 को दिल्ली में सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी का गोल्डन जुबली है, आप सबका स्वागत है, आप सब आइए उसमें हिस्सा लें। हमने कुछ ठहरने की भी व्यवस्था की है गांधी पीस फाउंडेशन में। तो ये जैसा कि इन्होंने भी कहा, मुझे भी लगता है कि हमें मिलकर के, उसमें हमने जगदीप छोकर साहब भी आ रहे हैं और SY कुरैशी साहब को भी, जो फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनको भी आमंत्रित किया, उन्होंने भी अपनी सहमति दी है। तो मुझे लगता है कि CFD के साथ मिल करके इलेक्शन रिफॉर्म पे हम लोग जो वो काम करें, उनके साथ हम लोग कंधा से कंधा मिला करके इलेक्ट्रल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स पर काम करिए, बहुत जरूरी है। उसके अतिरिक्त जो है महिलाओं के सवाल पे और उसमें महिलाओं के साथ साथ अब दलितों का सवाल, आदिवासियों का सवाल, ये सबको कैसे आप कर सकते हैं, एक ग्रुप बना करके एक्शन ग्रुप या कुछ अन्य उसमें जोड़ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इसके भी एक ग्रुप बने और जो साथी उसमें बढ़ करके आगे आए कि हम इस पर काम करेंगे, उनको ये अवसर भी मिले और हम लोग सब मिलकर काम करें। इसके साथ साथ एक और समूह जो विभिन्न प्रकार के, जो बार बार चर्चा हो रही है कि जो सहमना बहुत सारे ग्रुप्स हैं, उस ग्रुप से संवाद, एक निरंतर संवाद, और वो हमारे कार्यक्रम में हिस्सा लेकर के मजबूती प्रदान करें, हम उनके कार्यक्रम में, जो कि कॉमन ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए। तो ये ग्रुप का काम ही होगा कि जो जिन जिन राज्यों में जो जहाँ चाहे राष्ट्रीय स्तर पर या स्थानीय स्तर पर काम कर रहे हैं, उनसे संवाद कैसे किया जाए। तो सहमना समविचारी संगठनों के साथ काम करने के लिए एक एक्शन समूह वो बने और जो साथी उसमें काम करना चाह रहे हैं उनसे लेकर के बनाया जाए। मुझे लगता है इतने सारे एक्शन समूहों को बनाने की एक सहमति है तो उस पर। और एक बात जो मनगंज जी ने यहाँ पर बातचीत आई, निसंदेह भाई यंग ब्लड को जब तक आप इंश्योर या जब तक उसको नहीं लाएंगे तब तक भविष्य सुरक्षित नहीं है। तो इसके लिए जरूरी है, चाहे संयोजन मंडल है या सब, उसको कैसे युवाओं को लाएं, उनको जिम्मेदारी दें, थोड़े दिन उनका प्रशिक्षण हो ताकि वो जिम्मेदारी। क्योंकि एक चीज भी और भी आजकल देखा जा रहा है जो बहुत दुखद पहलू है, जो मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय में भी देखा है। कल तक वो हमारे साथ झंडा उठा करके मुर्दाबाद उनका कर रहे थे, अब हम चाहते तो हमारा ही मुर्दाबाद शुरू कर देते हैं कि उनके साथ जिंदाबाद और हमारा ही मुर्दाबाद, ये लोग जो हैं। तो मुझे लगता है कि युवाओं को जो भी जिम्मेदारी दें, अगर उनको पहले थोड़ा सा प्रशिक्षण नहीं देंगे तो हो सकता है कि आपके मूल उद्देश्यों को भी वो भटक जाएंगे और वो पता चला कि उधर समझौता कर लिया और उन्होंने जो है आप ही संगठन को भेज दिया। तो ये उनका प्रशिक्षण जरूर हो जिम्मेदारी देने के पहले, चाहे जिस भी प्रकार से युवाओं को ढूंढा भी जाए, उनका थोड़ा प्रशिक्षण भी दिया जाए और उनको जिम्मेदारी भी दिया जाए। जिम्मेदारी तो देना ही होगा, जब तक जो है ये जिम्मेदारी का यहाँ से ट्रांसफर नहीं होगा तब तक बात नहीं बनेगी। तो इस पर करने की जरूरत है। तो मैं तो बस आप सबों के प्रति हृदय से आभारी हूँ और मुझे जाना है, दीपक जी को भी जाना है, मणिमाला जी का प्रोग्राम हमें भी नहीं पता है, आई तो साथ थी, अब जाएंगी, वो कब जाएंगी इसकी जानकारी मुझे नहीं है। हाँ कब जाना है, कब जहाँ जाना है कब जाना है बताइए। हमारे साथ ही चलिए, हम भी उधर ही जा रहे हैं, उधर का ही रास्ता है। तो साथियों, इस विश्वास के साथ कि हम फिर मिलेंगे और मिलकर संघर्ष करेंगे और हम होंगे कामयाब और लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण अभियान जिंदाबाद। धन्यवाद। अब तो उसको करते हैं। देखिए, जितनी बात आई है उसके हिसाब से 99% बात, उसमें 1% कुछ होगा खोजने पर मिलेगा जो गलत बात है, मैंने जिसको हम नहीं करेंगे। सब करना है, लेकिन सब तभी करेंगे जब सबके लिए कोई न कोई हो। ये भी 6 नाम बताए हैं, 6 समूह का नाम, तो उस पर है कि पहले से लोग दिख रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, इसका 100 नाम है।
महिलाओं के क्षेत्र में दिख रहा है, स्वास्थ्य और शिक्षा वाले संदर्भ में बहुत बड़ा प्रश्न है, उधर से रोजगार के संदर्भ में दिख रहा है, एवं कैटेगरी फंड्स के संदर्भ में लोग दिख रहे हैं। लेकिन अपने स्तर पर हम लोग सब पर जहाँ करना होगा करते रहेंगे, और वो अगर इतना प्रभावशाली ढंग से आ गया, कहीं कुछ करता हुआ दिखेगा, तो उस काम को हम लोग लेके उसको स्वरूप में उसको मान्यता दे के आगे बढ़ सकते हैं, मतलब उसको जो उसको एक करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। झारखंड जन अधिकार महासभा और वाहिनी का फटक देखिए, हमारे वाहिनी की महिला नेता यहाँ नहीं है, सहसंयोजक है तब भी आए, अभी सदस्य भी नहीं है तब भी यहाँ है। तो ये सबसे खराब लगता है, लेकिन इस तरह से व्यंग में बात आती है। तो छह ग्रुप के बाद एक तरह से कंक्लूजन के रूप में बताए, छोड़ दो ना जो है रहने दो। तो लेकिन है कि इसमें अगर लोग नहीं मिलेंगे इसके लिए तो वो कम हो जाएगा ग्रुप, मतलब उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए यहाँ से कोई नहीं होगा तब वो ग्रुप कम हो जाएगा। तो इसका से उनका है कि इतनी की जरूरत कम से कम है लगता है। पर्यावरण वाले संदर्भ में एक और जो बात थी, तो अगर यहाँ का कोई जिम्मेदारी ले तो एक ग्रुप बढ़ सकता है। पर्यावरण के ग्रुप की अगर जिम्मेदारी आप लें, क्योंकि एक बात जैसे आई थी जो ढोलकिया जी बताए थे, तो प्रकृति जीवी समुदाय और पर्यावरण को मिला के एक ग्रुप बन सकता है, लेकिन कोई जिम्मेदारी लेने के लिए उसके लिए तैयार हो तो संभव हाथ लेंगे तो उसका सब तैयार है। तो प्रकृति पर्यावरण में जो प्रस्ताव आया है तो साथ होगा, और जिसके लोग नहीं मिलेंगे, जिस विषय के लिए एक्शन ग्रुप के लिए संयोजन के लिए नहीं मिलेगा, वो ग्रुप अभी नहीं बनेगा। तो उसका व्यवहारिक हिसाब से हम लोग तय कर रहे हैं। एक संयोजन तय कर दो और वो अपना ग्रुप बना। हाँ ठीक है, लेकिन वो जैसे तब अभी वही बात अभी तुरंत हमको लगता है कि अभी हम लोग इतना निष्कर्ष पर ग्रुप के रूप में हम लोग पहुँचे। आप थोड़ा देर के लिए एकदम माथा ठंडा करके बैठिए, 5-10 मिनट में चाय आएगा, तब तक अपना गप करते रहिए। फिर हम लोग किसको कहाँ कैसे जिम्मा देंगे, और कुछ जरूरत होगा तो करेंगे आधा घंटा तक हम लोग गप दे दें, तब मन थोड़ा सा हल्का होगा। हमको हमारे दिमाग में नहीं है, क्योंकि हमारा मन तो मतलब मेरा भर गया। तो आप लोग के लिए आधा घंटा में हम लोग चाय वो पीते हुए लेकिन यहीं रहें। एक 6 ग्रुप में जिसके लोग मिलेंगे उतना ये है। और सहमना वाले में मेरा था कि सहमना संवाद वाला काम के लिए अलग ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं है। अभी जो संयोजक हैं तो उस काम को करें। दूसरा है कि एक यहाँ शहर पर पहले भी तय किए थे, कोई भी संयोजक के लिए थोड़ा सा, स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा स्पेशल उनके लिए छोड़ सकते हैं, क्योंकि वो अपनी बात लिख चुके हैं कि हम ऑनलाइन करने के लिए तैयार हैं, अपना तैयारी। कोई भी संयोजक बिना ग्रुप के जिम्मेदारी के नहीं रहे। अगर उनको कोई जिम्मेदारी नहीं मिलता है, नहीं ले पाते हैं, तो संयोजक नहीं है। ये एक डिसिप्लिन, अगर कुछ काम ही नहीं करना है तो रहने की जरूरत नहीं है। एक कम से कम होने की चाहिए, जो ले सकते हुआ है। ये एक आम मानसिकता बननी चाहिए। प्रस्ताव रूप में है, लेकिन आपकी सहमति के बगैर नहीं होगा। तब हम लोग रुक क्या करना है, थोड़ा आधा घंटा रुके। अब आधा घंटा आप लोग सब गप, हम लोग चाय का इंतजार कीजिए, गप सब कीजिए। चाय आने दो, तब तक चालू आइए भाषण दीजिए। सबसे अच्छा की गीत गाइए कोई। एलिना गीत गाइए, जो एलिना गीत गाइए। 6 ग्रुप जो बताया गया है, सारे सोचेंगे ना कि फिर से सुन लो। 6 ग्रुप जो है, एक है कि एक तो से समझिए तानाशाही और सांप्रदायिक का मतलब फांसीवाद के खिलाफ एकदम फोकस सकते हुए एक ग्रुप। और हमारा था कि बुलडोजर वाला जो संदर्भ है उसी में एक सब ग्रुप उसमें हो सकता है, वो ज़्यादा अच्छा होगा। बुलडोजर वाला संदर्भ इसमें आ जाएगा। दूसरा है सद्भाव के लिए बता रहे थे, लेकिन सद्भाव के लिए अलग ग्रुप की जरूरत नहीं है। और सांप्रदायिकता वाले संदर्भ में सांप्रदायिक जोड़ा हुआ है, उसमें वो आ जाएगा। उसके लिए सहयोगी संगठन हम लोग के लिए कम्युनल हार्मोनी वाला जो समूह है एक वहाँ रहेगा। मान लीजिए बहुत सारे समूह हो रह सकता है जिसमें काम करेंगे। पहला ग्रुप तानाशाही प्लस सांप्रदायिकता यानी फांसीवाद, दूसरा रोजगार, तीसरा स्वास्थ्य और शिक्षा, चौथा पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, पांचवा जो जितना असुरक्षित समूह है, माने दलित, महिला, माने मुस्लिम, आदिवासी
उन लोगों का द्वारा भी हाँ जो सब जितना सुरक्षित समूह है यानी उसमें सब वो कर सकते हैं, बल्कि उसमें मुस्लिम को भी रखा जाए। मुस्लिम को तो बोले, अब तीसरा नंबर पर बोले, लेकिन बोले मुस्लिम और मैंने 4 उसमें समूह का कम से कम नाम अभी आया, दलित, आदिवासी, मुस्लिम और महिला। और ये बोल रहे हैं कि जितने समुदाय ऐसे जो कम से कम प्रकृति जीव हुई है और संकटग्रस्त है, माने मजदूर का समय, वो समूह को लेके एक ग्रुप। और छठा समाना संवाद, तो समाना संवाद हमारा एक काम होगा, लेकिन ये ग्रुप की जरूरत नहीं है, वो हमारे साथ संयोजक लोग कोऑर्डिनेटर काम करेंगे। तो 5 ग्रुप की जरूरत है, 5 ग्रुप के लिए अपना नाम प्रस्तावित करना है, 6 ग्रुप। एक पर्यावरण, छठा पर्यावरण हो गया, एक आंदोलन समूहों का था ना, वो समाना संवाद और सहयोग जो है ना, आंदोलन भी तो जहाँ हो रहा है, समाना जो लोग हैं उसमें संवाद मत कीजिए, समाना सहयोग एवं संवाद, जो आंदोलन चल रहा है उनके साथ सहयोग भी करेंगे, तो उसको संयोजित करेंगे, संयोजक और सहसंयोजक। उसके नाम जो आंदोलन समूहों से संवाद, स्वास्थ्य और शिक्षा अलग से ही हाँ, स्वास्थ्य और शिक्षा एक साथ किया हुआ। एक साथ ही है। अरे उतना ग्रुप नहीं है यार, अभी भी नहीं। दूसरा है कि उससे आगे अलग हो सकता है, लेकिन अभी 3 फिलहाल टेक्नोलॉजी का लगता है। और पर्यावरण, तो इसके लिए सबके लिए अपने अपने लोगों का, सबको अपना आपस में समय बातचीत कर सकते हैं, कौन उसके पहल लेने के लिए तैयार है, कौन कोऑर्डिनेट करेंगे, ये अपना प्रस्ताव यहाँ से देंगे। टेक्नोलॉजी वाला भी तो ग्रुप था ना, वो बहुत है, मतलब जितना बात आया है सब मान्य है, कोई शुरुआत कर देगा उसके बाद हम लोग मान लेंगे। इनको जिम्मेदारी देनी पड़ेगी ना कि बैठे हुए किनको? कितनी वो तो पहले से बना हुआ, जो बना हुआ पहले से जो सोशल मीडिया वाला ग्रुप है, सोशल मीडिया का ग्रुप, और एक तरह से कहिए कि महिलाओं के सिविल ऑर्गेनाइजेशन का आयोजन का ग्रुप, वो एक तरह से बना हुआ, वो काम चलता रहेगा, उसका खत्म करने की जरूरत नहीं है। ये एकदम एक्शन ग्रुप का मामला है। कहना पड़ेगा भाई, 6-7 ग्रुप हो गए, 8 ग्रुप हो जाएगा, लिखना तो पड़ेगा। नए ग्रुप थोड़ी, पुराने ग्रुप अगर नहीं है हाँ, जिम्मेदारी अपने से करना चाहिए। तो यहाँ से समझक है, वो अपने से किसी ग्रुप का, एक्शन ग्रुप का जिम्मेदारी ले लें, किसी का एक कर ले। देखो मेरी राय है, हाँ, अब तो सब हम लोग करेंगे एक संयोजक तो आप वहीं बैठ के हम लोग बातचीत करेंगे। एक प्रभारी जो तैयार है कि आज हम चलाएंगे। अरे वो कितने लोग हैं सब सुन रहे हैं। तो ये 2 लोगों का अभी तय कर लीजिए। ठीक है, तो हम अपना नाम बता दे रहे हैं, स्वास्थ्य और शिक्षा। आपने क्या कहा? सब संयोजक नाम बता दो। ये ग्रुप जो अभी पहले संयोजक को होने दीजिए, अभी आप संयोजक नहीं, अभी छोड़ दीजिए, हाँ तो इसका से रहिए, अभी आप लोग रहिए। हम संयोजक के नाते हम बोल रहे हैं, हम स्वास्थ्य और शिक्षा के समूह में रहेंगे। बोलिए क्या नहीं, वो तो का नहीं, वो अलग करना ही है सबको, उसके अलावा एक मिनट, क्या है? हाँ, तो सुनिए, ये लिए हैं, एक बात सुनिए, अब जो होगा, ज्ञानेंद्र लिए हैं बेरोजगारी वाला, तीन चार इशू वाला जो है, 4 जो एक साथ है, मैंने न्यायग्रस्त या असुरक्षित समुदाय जो है उसका समानिए, असुरक्षित समुदाय में नार्थिस्ट दीजिए, दीपक जी को रखिए और हम लोग सहयोग करेंगे। वो और सब रहेंगे, तो जिसको जो किधर नाप लिए हैं, किधर क्या नाम सभी ग्रुप में किया गया है, किस ग्रुप में आपको रहना है, फिर से उनको बोलने दीजिए। अभी मैंने अभी आई हैं अंतिम समय में, इसका उनको थोड़ा सा 2 बार बोलवाना चाहिए, क्या है ये बोलना पड़ेगा ना। कौन वाला ग्रुप बोली?
खाली महिला का कोई ग्रुप तो अलग ग्रुप तुम लोग का सिर वाला है, केवल महिला का कोई ग्रुप नहीं है। महिला के अलावा बोलिए। ठीक है, महिला के साथ जितना लोग है उसको लेके हैं, वो महिला के बिना वाला ग्रुप में नहीं रहेंगे। किरण, चलिए। और उनका जो है एक तरह से शशि शेखर जी का जो ग्रुप है वो हम लोग उनको चूँकि CFD के साथ है उनका, वो डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वाला ग्रुप जो है वो उनको हम लोग रख सकते हैं। मेरा है स्वास्थ्य शिक्षा। पर्यावरण का हो गया, पर्यावरण बताएंगे जी। अब फिर से बता रहे हैं आपको। अच्छा, पॉलिटिकल वो एक ग्रुप है, फांसीवाद वाला जो मामला है पूरा वो ग्रुप एक है। तो अभी तो पहले हम लोग अब ये करते हैं, अभी पहले ऊपर का मिनिस्टर तो सर संयोजक का सबका हो गया, चारों आदमी का। अब सुनिए, हाँ मनी जी बोलिए। आप हर सब्जेक्ट जो है इस कमेटी में किसका आप रहेंगे? इस ग्रुप में एक मिनट सब सर संयोजक को ठीक है, वो नहीं कोई फोर्स नहीं कर सकते। मतलब नहीं तो होते नहीं बोलने वाले नहीं बताते उससे अभी बहस यहाँ चलाना ठीक नहीं है, वो कमेटी बहुत नहीं कि बाकी लोगों को भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा। कौन सा सब्जेक्ट में है वो बताइए। आप बोली थी कि जितने सुरक्षित समुदाय हैं वो पसंद वाले हिसाब से आप उसे बताई थी कि मुस्लिम वगैरह पर जो है मामला वो मामला हमारे लिए है। तो उसके अलावा कौन सा ग्रुप है जिसका आप इनिशिएटिव कर ले सकते हैं? किरण और इनको दोनों को माइक से बोलिए, सुनेंगे। किरण जैसे भी 2-3 की कमेटी बनी लेंगे तब ना भाई, कोई ग्रुप पसंद नहीं है। नहीं, एक जो कमेटी जो है जिसमें महिला, अन्य पीड़ित, मुस्लिम इत्यादि को महिला, मुस्लिम और विभिन्न पीड़ित समुदायों को लेकर के जो काम है, इस कमेटी के लिए 2 मेंबर हैं। अभी दोनों को नाम इसमें रखा जा रहा है, जिसमें किरण और मणिमा का दोनों। इसके अतिरिक्त भी मेंबर रहेंगे। नहीं, मैं इसका स्पष्टीकरण दे रहा हूँ। ये सभी 7 कमेटियों के लिए 1 से अधिक मेंबर बनाए जाएंगे। पहले एक तो मिल जाए, उसके बाद दूसरा तीसरा भी रहेगा। मतलब जितनी ज़्यादा बड़ी कमेटी बनेगी वो अच्छा रहेगा। लेकिन अभी 2 इसमें हो गए, बाकी में भी 2 हो जाएंगे। मेरा भी इंटरेस्ट मान लिया 2 समितियों में होगा तो 2 में जाएंगे, लेकिन कम से कम एक तो हो जाएगा। कौन सा? हाँ ठीक है। देखिए, इसका मतलब है कि आपके अधिकांश सारे संयोजक को जिम्मा 1 मिनट अब रुकिए। सारे जो संयोजक थे उनका जिम्मा मिल गया। अब आप लोग एक एक करके अपना नाम, जो पर्यावरण वाले में नाम बता रहे थे, तो पर्यावरण वाला और फांसीवाद वाला, ये 2 ग्रुप अभी पूरा खाली है। मैंने बोला फांसीवाद वाला सांप्रदायिकता और फांसी नहीं तो वही कहा। तो फांसीवाद मतलब एक तरह से सांप्रदायिकता और तानाशाही का जो एकदम व्यापक और फोकस वाला ग्रुप है, जो सबसे, उसमें मनीषा अपना नाम दी। ये तो कैबिनेट नहीं, हाँ, अब और भी आप नाम दीजिए। ऐसा संयोजक नहीं है, इसका सब कैबिनेट का मामला नहीं है। पर्यावरण में आप लोग 2 लोग ना, किस्मत तुम अभी आप लोगों से पर्यावरण बोलिए। मनीषा के साथ चलिए। मनीषा के हैं 1 मिनट। बेरोजगारी वाला और युवा वाला में बेरोजगारी ज्ञानेंद्र उसके इसमें है, ज्ञानेंद्र उसमें है, उसके नेतृत्व में। तो ईश्वर ही बोल दिए हैं। अच्छा, एक काम करके एक ग्रुप सबको चुनना है। इधर से हम
इधर से हम लोग बोलते जा रहे हैं। सुनिए, राम धीरज जी बोल दिए वो फांसीवाद वाले। आप अभी शांत रहिए, थोड़ा क्रम आएगा वह उस समय बोलिएगा जुमा लेते समय। माइक के बिना सुनाई दे रहा है भाई। तो राम धीरज जी बोले हैं सांप्रदायिकता प्लस तानाशाही यानी फांसीवाद वाले ग्रुप में राम धीरज जी, कारू जी का आ गया है असुरक्षित समुदाय वाले में। ईश्वर ही ने बोल चुके हैं बेरोजगारी और उसके साथ जो हुआ बेरोजगारी वाले में। अब ये बताइए दिनेश जी आप। हमारा तो पहले ही सांस्कृतिक समूह किसी भी उसके बाद इसमें बताइए, वो हो चुका, वो काम आप करते रहिएगा, गीत गाने का काम सब। ये बताइए समूह केवल गाना बना ये समझदारी है। नहीं सुनिए, चलिए आगे बोलिए आप। दिनेश जी, बेरोजगारी युवा, दिनेश जी इधर सुनिए, दिनेश जी उधर समाधान है, इधर समाधान है आपके लिए। दिनेश जी आपका समय समाप्त कर रहे हैं। बेरोजगारी युवा व युवा प्रशिक्षण, बेरोजगारी युवा व युवा प्रशिक्षण भी उसमें ले, अगर उसमें सांस्कृतिक का फिलहाल आप उस काम को देते हैं। ये अपना पार्टी में आदमी बढ़ा रहा है, आगे उसमें समिति जब बनेगी तो उसको फिर से उसमें रख दिया। नहीं दिनेश जी मजाक, दिनेश जी इसमें और किसी ग्रुप में रहना है तो बोलिए, क्योंकि ये तो मूलतः एक्शन ग्रुप के वो तो कंटिन्यूअस काम वाला है, सोशल मीडिया और वो कंटिन्यूअस काम वाला है। इसको मैंने उसको लगातार करते रहना है। इसमें कि उसके हिसाब से कार्य करते हुए आपको टीम एक संगठित होकर और लोगों से जुड़ने वगैरह का संदर्भ है। वो एक सांस्कृतिक समूह है, इसमें आप इसमें जब बाहर से भी हम लोग जोड़ सकते हैं। बोलिए, इसमें आप 4-6 में बताइए। देखिए, समिति अपने तरफ से भी जोड़ सकते हैं, लेकिन अभी आप लोग देख दे रहे हैं तो उससे चॉइस समझ में आ जा रही है। उसके अलावा भी कुछ प्रभाव दिए जा सकते हैं बाद में, लेकिन कम से कम आपकी जो चॉइस है वो ग्रुप बता दीजिए 7 में से। उसमें पर्यावरण है, सामान्य समूहों से संवाद है, महिला, मुस्लिम व अन्य पीड़ित समूह है, इलेक्शन और पॉलिटिकल और डेमोक्रेटिक रिफॉर्म का सवाल है, स्वास्थ्य और शिक्षा का है, बेरोजगारी युवा व युवा प्रशिक्षण है, इसमें सांप्रदायिकता फांसीवादी सवाल है। सारे चुनिए अपने स्तर पर हानि की जो सक्रियता है वो हमारी सांप्रदायिकता और फांसीवाद के खिलाफ भी हमारे मतलब जो काम कर रहे हैं हम लोग अपने स्तर पर। तो आप मनीषा के साथ भी रह सकते हैं, एक ग्रुप में हो गया, दूसरा भी आप आगे उपेंद्र जी हैं। उपेंद्र जी अभी जुड़े हो, जरूरी नहीं है, लेकिन अगर जुड़ना है तो अपने बोल सकते हैं। आप बोलिए कुंभ जी। इलेक्शन एक पहले एक ग्रुप में रहना, उसमें चुन लीजिए, उसके बाद जुड़ते रहिएगा। ठीक, कुछ करते हैं किसमें, तुम बोलो। पर्यावरण, साखरकर जी हैं, एजुकेशन ठीक है। अरविंद किसी ग्रुप में, मनीष सनोजा को, किरण मणिमाला, कादू जी अभी 3 लोग हैं, तो किरण मणिमाला में कोई संयोजक होंगी या दोनों संयोजक होंगी? 3 विभाग है ना यार, संख्यक है, हाँ तो सबका अलग संयोजक अभी नहीं बनाएंगे ना। हाँ तो इसमें बोलो, सुरक्षित वाले में अभी 3 लोग हैं, उससे बिखर जाता है भाई। 2 है। अब बोलने अरविंद को बोलने दीजिए, उसके बाद हम लोग एक करेंगे। संख्यक में डाल दीजिए मन जी को, बोली भी है। विभूति,
अशोक जी तुम्हारे साथ सांप्रदायिकता और देखिए जिम्मेवारी पार्टी आप दोनों में पहला अपना प्रायोरिटी बताइए। ना दोनों में मत डालो, दूसरी बात डेमोक्रेटिक करो। आप सब में सकते हैं, लेकिन अभी एक कम से पार्टी तय कर लीजिए बुलाने के लिए, तो भाई उस समय होता रहेगा। संध्या जी पर्यावरण, इधर से बैठते हैं तो उधर बैठो, तो उधर चलो, उधर चलो। आनंद जी आए, आइए। संध्या जी पर्यावरण, नाभि पर्यावरण, जयंत तो बोल चुके। आप बोली ना कि नहीं? बसंती आप क्या बोली, किसमें? बेरोजगारी, मैंने बेरोजगारी की शिक्षा, तो दोनों अलग अलग है। हाँ ठीक है, ठीक है। बेरोजगारी वाला वो मैंने शिक्षा पर भी काम करेंगे, शिक्षा और बेरोजगारी पर, लेकिन बेरोजगारी हम मुख्य ग्रुप के हिसाब से बेरोजगारी वाले में आपको रखते हैं। क्षितिज किस ग्रुप में? मीडिया है, मीडिया और संस्कृति वाला जो कंटिन्यूस चलने वाला, उसके अलावा हाँ वहाँ पूजा बोलिए। क्या नाम है? पूजा। पूजा। अब एलिना, जिस तरह से उपेंद्र जी को आज़ादी था, तो एलिना को वो आज़ादी है, लेकिन वो किसी में रहना है, किसी समूह में, क्योंकि जो लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण अभियान में नहीं है वो भी रह सकते हैं। जो लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण अभियान में नहीं है वो भी रह सकते हैं इस ग्रुप में। तब आप बताइए। ठीक है, बोलिए। आप कैबिनेट विस्तार की संभावना सांप्रदायिकता वाला कैबिनेट हम कर रहे हैं। राज्य मंत्री किशोर कहाँ रहने से तुम देख लो, तुमको फांसीवाद या पॉलिटिकल रिफॉर्म, ये दोनों ज़्यादा, दोनों में कोई होगा। पॉलिटिकल अफेयर्स नहीं है, डेमोक्रेटिक रिफॉर्म वाला में आओगे तो इसमें रहो, हैं? अलग डिपार्टमेंट अभी है क्या? हाँ, तो डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स में रहेगा वो ठीक है ना? वही बोल रहे हो तुम अरविंद? ठीक है, तो और किसी का छूटा है? संत प्रकाश जी, तो कहाँ रहेंगे? हैं? तुम्हारे साथ रहेंगे?
सुशील जी सांप्रदायिकता वाले में संत प्रकाश जी अगर फोन ठीक है बातचीत कर लीजिए। अच्छा ठीक है, उनसे पूछ लेंगे। संत प्रकाश जी से लगातार नहीं रहे। अब आनंद जी को हम पूरा बात बता देते हैं, उसके बाद ये अपना जो बोलना होगा या कहीं रहने का भी होगा इस समूह में तो अपनी बातों करेंगे। हम लोग पहले तो ये किए कि जो एक सैद्धांतिक सहमति बनी, शांत रहिए आप लोग थोड़ा, जो एक विषय जो जितने प्रस्ताव आए थे उसमें एक बात पर सैद्धांतिक सहमति बनी कि जो संयोजक मंडल का पूरा एज एवरेज है, मैंने ये जो एज एवरेज है उसको कम करना, यानी कुछ लोगों को हटाना और नौजवानों को जोड़ना चाहिए। तो ये अभी सैद्धांतिक रूप से सहमति हुई है, लेकिन इस पर हम लोग बाद में काम करेंगे, अभी तो कभी संभव नहीं है। ये आगे के सत्र में अगर कुछ अभी हम लोग बचेंगे तो बातचीत करके कुछ हो सकता है। दूसरा है कि बहुत सारे ग्रुप का नाम आया था, लेकिन ये देखते हुए कि अगर ग्रुप नया नए से अपने तरह से लोग काम करेंगे तो जो व्यवहारिक रूप से दिख रहा है विकसित हो रहा है उस ग्रुप में लोग रहेंगे एक्शन ग्रुप में, लेकिन 6 एक्शन ग्रुप एक तरह से बना है। एक है सांप्रदायिकता और फांसीवाद मिला, सांप्रदायिकता और तानाशाही, यानी फांसीवाद का पूरा बड़ा घेरा मिला के उसमें एक है, एक ग्रुप वो है जिसमें सांप्रदायिक सद्भाव वाला भी जो है हिस्सा उसी में। दूसरा है बेरोजगारी और युवा ग्रुप है। तीसरा स्वास्थ्य प्लस शिक्षा वाला एक ग्रुप है। चौथा है असुरक्षित समुदाय वाला जो है, जिसमें मुस्लिम, दलित, आदिवासी, महिला और अन्य। मुस्लिम बोले, हम मुस्लिम सबसे पहले भी बोले, जितने लोग विमुक्त जनजाति हैं उस तरह के जितने समूह है वो एक ग्रुप बना। दूसरा डेमोक्रेटिक रिफॉर्म का एक ग्रुप बना और छठा बना पर्यावरण का। ये 6 ग्रुप के लिए और 6 ग्रुप में लोग आ गए। सबके लिए संयोजक किसी न किसी ग्रुप में रहे, ये बात आई थी। तो स्वास्थ्य और शिक्षा में मंथन, बेरोजगारी और युवा में ज्ञानेंद्र, सुरक्षित समुदाय वाला जो है उसमें किरण और मणिमाला एक साथ, डेमोक्रेटिक रिफॉर्म वाले में शशि शेखर जी, पर्यावरण वाले में कोई संयोजक नहीं है, लेकिन उपेंद्र संध्या जी हैं। उपेंद्र जी इन लोग के साथ संयोजक कभी नहीं है, लेकिन 4 इसमें लोग हैं। उपेंद्र जी, अम्बरीश, संध्या जी और अशोक सोमल जी 4 इसमें। फांसीवाद वाले अशोक जी भी ठीक रहेंगे क्या? कोई बात नहीं, 4 लोग हैं इसमें। अपना ये लोग अब संयोजक वाला बात आ जाएगी। इन लोग अपना 4 आदमी बातचीत करना ज्यादा अच्छा है कि हम लोग अपने कहें। उसमें फांसीवाद वाले ग्रुप में मनीषा हैं, मनीषा, जयंत, रामधीरज, दिनेश प्रीमन, अरविंद अंजुम और सुशील। स्वास्थ्य और शिक्षा वाले में भी 3 लोग हैं, मंथन, कल्याण साखरकर और पूजा नाकले। बेरोजगारी वाले में है ज्ञानेंद्र, ईश्वर हीरे, बासंती, जीजाबाई नाम है ना, जीजा राठौर और विभूति। और सुरक्षित समुदाय वाले में भी 3 लोग हैं, किरण, मणिमाला और कारू। डेमोक्रेटिक रिफॉर्म वाले में नहीं बताया अभी, तो डेमोक्रेटिक रिफॉर्म वाले में शशि शेखर सिंह, राजेंद्र कुमार, अशोक विश्व राय, क्षितिज, किशोर दास और गोविंद चौहान। तो आपको ऐसे तो ऐसे संयोजक हैं, लेकिन इसमें और किसी में आपको रहने की अगर विशेष ये है तो आप बता दीजिएगा। शिक्षा वाला ज़्यादा एक ही जो हम लोग सोच रहे थे कि तो यहाँ के जो जिम्मेवारी वाले लोग जो हैं वो अपना सबको ज़्यादा से ज़्यादा मैंने बाहर से भी क्रांतिक राष्ट्रीय निर्माण अभियान के बाहर से भी लोगों को मीटिंग में बुला के जोड़ सकते हैं, पूरा अपना कर सकते हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हो सकते हैं, उनको जो यहाँ जो लोग हैं कमेटी वाले वो लोग अपने जोड़ते जाएंगे, जितना फैलता जाएगा। इसमें अगर मान लीजिए कुछ बहुत अच्छा समूह बन गया आंदोलन करने वाला तो हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं।